सुधा है। अभी मैं समीक्षा अधिकारी के पद पे हूँ यहाँ पे। आज की इस गैदरिंग का पर्पस ये है कि हमें इस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, कैसे किस सब्जेक्ट को देखना है, कैसे एग्ज़ाम के प्रेशर को टैकल करना है, इन सब बारे में बात करेंगे। तो एक छोटा-सा मैं डिस्क्लेमर हमेशा देती हूँ, कभी भी किसी भी स्टूडेंट से बात करते टाइम, और वो मैं यहाँ भी देना चाहती हूँ। बात ये है ना कि ये जो एग्ज़ाम है, सिविल सर्वेंट बनने का एग्ज़ाम है, इस टारगेट तक पहुँचने के कई सारे रास्ते हैं। मैं यहाँ जो बताने जा रही हूँ, वो मेरा अपना रास्ता है। उस रास्ते से मैं पहुँची हूँ। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसके अलावा कोई और वे नहीं हो सकता, है ना? बहुत सारी स्ट्रैटेजी है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी, अपने रूटीन, अपने ग्रैस्पिंग पावर, अपने उससे एटीट्यूड, उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी को पिक करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो करें, ब्लाइंडली कॉपी करें। मैंने बता दिया कि हिस्ट्री में ये बुक पढ़ना है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही पढ़ना है। आप अपने हिसाब से, अपने कंटेंट के हिसाब से कुछ और भी पढ़ सकते हो। आप बस ये कोशिश करना कि अभी अगले आधे घंटे 40 मिनट में मैं जो भी बताऊँगी, उसमें से आपके लिए आपको क्या लगता है कि ये वाला पॉइंट मेरे लिए कारगर है, तो मैं ये पॉइंट पिक कर लेता हूँ और उस पे मैं करता हूँ। पूरी तरह से ब्लाइंडली मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपना-अपना स्ट्रैटेजी आप लोग को खुद बिल्ड करना पड़ेगा। थैंक यू भैया। तभी जाके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। तो हाँ जी। तो मुझे एक थोड़ा-सा आइडिया ये लगाना है कि आप लोगों में से मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो लोग यूपीएससी और यूपीपीसीएस को एक साथ करना चाहते हैं? आप लोग यूपीएससी दे रहे हैं, मतलब टारगेट आपका है कि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस दोनों देना चाहते हो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स कभी नहीं दिया है? एक भी नहीं, मतलब किसी राज्य का, किसी संघ लोक सेवा आयोग का, कहीं का भी प्रीलिम्स आपने नहीं दिया है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका प्रीलिम्स कभी क्लियर हुआ है? एक आध बार किसी का? आपका मेंस लिखा है आपने? कहाँ का? मेंस आपने कौन सा लिखा? यूपी पीसीएस? अच्छा, 24 वाला मेंस आपने दिया है। तो पहला मेंस था आपका? अच्छा, ये सेकंड होगा। तो अच्छा, ये प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई है। वेरी गुड। तो आप लोग बाकी ये है कि 2026 को टारगेट मान के आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, ये है। तो अगर जैसे ओवरऑल आइडिया लगेगा ना, तो मुझे ये पता चलेगा कि मुझे कहाँ से बताना है, कहाँ से चीज़ों को कंटिन्यू करना है। तो ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पे लिख सकते हैं ना इससे? एक चीज़ मैं बताती हूँ आप लोग को, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा वैसा चीज़ नहीं है कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, वो ज़माना गया। अभी हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क ने ओवरलैप कर लिया है ना? तो आपको बस ये समझना है। एक तो सबसे पहले आइडियल कंडीशन पे बात करते हैं कि आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए। अभी हम लोग 15 जनवरी में खड़े हैं और ये मान के चल रहे हैं कि जून के प्रथम सप्ताह में, जैसा अभी संभावित तिथि है, कि यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होगा और यूपीएससी का आप लोग को पता ही है कि मई के लास्ट वीक में है शायद। तो अभी हमारे पास इतना टाइम है, पर आइडियल कंडीशन बताती हूँ। प्रीलिम्स है, मेंस है, ठीक है? प्रीलिम्स के मान लीजिए आपके ये दो चीजें हैं। मेंस में आपको मोटी मोटा सबको पता है, बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ। हिंदी हो गया, ऐसे हो गया, जीएस के 6 पेपर हो गए, 2 3 4 5 6। ये मैं यूपी पीसीएस का बता रही हूँ। एक चीज और है कि मेरी थोड़ी सी एक्सपर्टीज यूपी पीसीएस पे है, तो मैं ज्यादातर बातें, ज्यादातर ओरिएंटेशन मेरा बताने का यूपी पीसीएस का ही रहेगा, है ना? तो आइडियल कंडीशन, इन आइडियल कंडीशन व्हाट यू हैव टू डू कि हमें प्रीलिम्स के पहले कोई जीएस के 3 पेपर कवर कर लेने चाहिए। ये आइडियल कंडीशन। जैसे प्रीलिम्स होता है, उसके बाद केवल 4 या 4.5 महीने मिलते हैं मेंस देने के लिए, और मेंस में आपको टोटल 8 पेपर कवर करना पड़ता है, और ये 8 पेपर जीरो से लेके कवर करना 4 महीने में पॉसिबल तो है नहीं। तो आदर्श स्थिति ये कहती है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम इस 8 में से 3 पेपर आपके कंप्लीट हो जाएं। ऐसे नहीं कि बिल्कुल रट गया, मतलब कम से कम सिनॉप्सिस बन गया, ओवरऑल एक सिलेबस आप टच कर लिए, कुछ आंसर राइटिंग कर लिए। तो जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, तो ऐसे प्रेशर ना आ जाए कि अब 8 पेपर कैसे पढ़े। ये बहुत कॉमन प्रेशर है, ये मैंने झेला है, तो इसलिए मुझे ये समझ में आया कि काश मैंने 3 पेपर पहले कर लिया होता। ये आइडियल कंडीशन है। लेकिन अब हमारे पास टाइम, आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने मेंस में कुछ पेपर पढ़े हों, अभी कवर किया हो? कुछ ऐसी कुछ पेपर, एक आध पेपर किसी ने कवर किया है मेंस के पर्सपेक्टिव से? नहीं?
तो अब हमारे पास ये है कि अब जितना टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करें। कुछ मिटाने के लिए होगा क्या सर? डस्टर वगैरह कुछ है क्या? हाँ है, थैंक यू। देखिए आज है, आज की स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते हैं। आज है 15 जनवरी, मतलब हमारे पास 15 दिन जनवरी में बचा है, ठीक है। फेब, मार्च, अप्रैल, मई, बस इतना ही टाइम है, ठीक है। टारगेट हम क्या लेके चल रहे हैं? प्री 2026 जून, ये हमारा टारगेट है। ओवरऑल टारगेट है कि इसको पूरी तरह से कवर करना है, इंटरव्यू तक जाना है। अब आपके पास ये 15 है, 1 2 3 4 फुल 4 मंथ्स हैं, मतलब 4.5 महीने हैं। मेरा फोकस अब इस पे है कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है। ये जो शुरू के 2 महीने हैं इसमें आप मेंस प्लस प्री कर सकते हैं। ये जो 3 महीने हैं इसमें आप फुल प्री पे फोकस कर सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जिन लोगों ने प्रीलिम्स दिया हुआ है या जो लोग प्रीलिम्स की नर्व्स को समझते हैं कि प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का खासकर कैसे किया जाता है, वो एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है जो करते 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 सीख जाते हैं। तो वो लोग बहुत जल्दी, तो जो लोग समझते हैं प्रीलिम्स की नर्व्स को, वो 2 महीने में भी प्रीलिम्स को कवर कर सकते हैं। बाकी जो नए लोग हैं जिनके लिए प्रीलिम्स अभी थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा वो नहीं समझ पाते, वो ये लास्ट के 3 महीने पूरी तरह से प्रीलिम्स को देंगे। उसमें बिल्कुल भी मेंस, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स एंट्री टिकट है। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं होता है तो आपकी मेंस की तैयारी चाहे जितनी अच्छी हो, कोई मतलब नहीं रहता। तो इसीलिए 3 महीने लगातार आपको एकदम प्री पे फोकस रहना है। अभी मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। अभी आप ये कर सकते हैं कि 15 दिन इधर और फेब में प्री प्लस मेंस कर सकते हैं, ठीक है। टाइमलाइन का ये आप बना के चलिए और इस रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। प्री और मेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी अपने दिन के जो आवर्स हैं आपके जितना पढ़ते हैं उसको डिवाइड करके चलिए कि कितने टाइम आपको प्रीलिम्स पे फोकस रहना है, कितने टाइम मेंस का पढ़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स एग्जाम देके बस हो गया, असली लड़ाई प्रीलिम्स के बाद शुरू होती है, ट्रस्ट मी। अगर अभी आप लोगों को प्रीलिम्स बहुत बड़ा जंग लग रहा है तो असली लड़ाई प्रीलिम्स के बाद शुरू होती है, इसलिए उसकी भी तैयारी पहले से ही करके रखनी है। तो ये आप इस तरीके से इसको फॉलो करिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स को कैसे टैकल करना है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मेंस को कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे करना है? प्रीलिम्स के लिए अभी आपके पास क्लासेस तो चली रही हैं आप लोगों की, क्या सब्जेक्ट चल रहा है अभी? आईआर जो है वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी इधर आप 2 महीने तक मेंस के पर्सपेक्टिव से क्लासेस लो, मेंस वाले क्लासेस चलेंगे। 2 महीने के बाद फुल फोकस प्रीलिम्स, ठीक है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स पे बात करते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को कैसे टैकल करना है। एकदम ध्यान से समझिएगा, अगर आप इतनी चीजें फॉलो कर लेंगे रिलीजियसली तो प्रीलिम्स होने में कोई बड़ी बात नहीं। देखो, प्रीलिम्स में 4 चीजें आपको एकदम ध्यान में रखना है। जीएस, ठीक है, जीएस के पोर्शन जिसमें 7 सब्जेक्ट है, मैं आपको बताऊंगी अभी। एकदम इन चीजों को आप ध्यान से समझिए। करंट, इसके बाद उस 7 में करंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है सी सेट, ठीक है, इसको बाद में, पहले इस पे बात करते हैं। इन 7 सब्जेक्ट में क्या चीजें? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल। कुछ बचा? जनरल साइंस, गुड, ठीक है, हो गए 7। ये 7 चीजें आपको कितने क्वेश्चन दिलाएंगे पता है? 150 में से कितने? 110। समझ रहा है इस बात को? क्योंकि अभी मैंने इनको छोड़ा हुआ है, अभी मैंने मिसलेनियस छोड़ा हुआ है, जनसंख्या के क्वेश्चन होते हैं और भी 2 3 चीजें होती है, वो छोड़ के 150 में से 110 क्वेश्चन इस 7 सब्जेक्ट से आते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, अभी बताएंगे कि इन सबको भी कैसे करना है। पहले ये करंट अफेयर, आइडियल कंडीशन ये है कि एग्जाम से पहले के 12 मंथ के करंट अफेयर आपके पास होने चाहिए। आइडियल कंडीशन ये है, होने भी चाहिए। लेकिन
मेरे हिसाब से इस 12 में से लेटेस्ट 8 मंथ के, जैसे अगर आपका एग्जाम जून के फर्स्ट वीक में हो रहा है तो जून छोड़ दीजिए, जून से पहले मई, अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, दिसंबर, ऐसे करके लेटेस्ट 8 मंथ के जो करंट अफेयर है उससे आपका करंट 70 to 80% आता है। बचे हुए 4 महीने से 15 से 20% सवाल करंट अफेयर के आते हैं। ठीक है, अभी हम सारे कंटेंट पे बात करेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ से कवर होंगी, कितने समय में कवर होगी, लेकिन अभी ये ओवरव्यू अपने दिमाग में रखिए कि आपको क्या तैयार करना है और कितने समय में तैयार करना है। समझ रहे हैं? तो इस 12 महीने में से 8 महीने का करंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एकदम हॉट करंट, मतलब उसमें से आप अगर 30 सवाल आ रहे हैं तो 35 सवाल यहीं से आएंगे, एंड आई एम स्पीकिंग इट आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये ब्लफ नहीं है, ये मतलब एनालिसिस और एक्सपीरियंस की वजह से बोल रही हूँ। 8 महीने के करंट से ही सब कुछ आ जाता है। 2 4 5 सवाल ऐसे होते हैं जो कि वो थोड़ा और पीछे जाके 4 महीने से पूछ लेते हैं। ठीक है, तीसरी चीज सी सेट। मैंने जो हमेशा सी सेट में किया है मैं वो बताती हूँ। मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं रहा है, मैंने बैंकिंग की तैयारी नहीं की है, तो मुझे रीजनिंग भी बहुत अच्छी नहीं आती है। सी सेट जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए बस इतना सी चीज है, इसमें आप अपने से जो मन करे वो करिए, पर जो मेरी स्ट्रेटेजी थी वो ये था कि मैं बस 10 साल के सी सेट के पेपर को टॉपिक वाइज सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि 1 साल का उठाया सारे टॉपिक कर डाले, नहीं। जैसे इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन है सी सेट में, उसको अगर उठाइए तो 10 साल में उस टॉपिक से क्या क्या पूछे गए हैं वो सब एक बार में पढ़ना है। हिंदी उठाइए तो 10 साल के पीवाईक्यू एक बार में पढ़ना है। समझ गए? जिसका मैथ स्ट्रांग है उसके लिए बोनस पॉइंट है कि वो मैथ के सारे क्वेश्चन अच्छे कर लेगा, जिसकी रीजनिंग स्ट्रांग है उसके लिए भी बोनस पॉइंट है। हम जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग इंटरपर्सनल स्किल और हिंदी और एक जो वो पैराग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, इसी के बेसिस पे हम सी सेट क्लियर कर लेते हैं। सी सेट एक ऐसी चीज है जो हर बैकग्राउंड के बच्चे को एडवांटेज देता है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है वो मैथ और रीजनिंग के बेसिस पे कर लेगा, जो आर्ट बैकग्राउंड का है वो इधर से कर लेगा। इसीलिए इस पेपर को क्वालिफाइंग रखा जाता है। ठीक है, ताकि इसकी वजह से ऐसा ना हो कि किसी का, मेन अपने को काम इसी पे करना है। समझ गए? तो मेरे हिसाब से 10 साल का पीवाईक्यू अगर आप टॉपिक वाइज सी सेट का लगा लेते हैं बहुत अच्छे से, खास करके ऐसे टॉपिक जो कि थोड़े घुमावदार होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, तो आपका सी सेट क्लियर हो जाता है बहुत ईजिली। सी सेट पे उतना बहुत नहीं फोकस करने की जरूरत है, पर इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि अगर उसमें नहीं हुआ तो आप जान ही रहे हो कि इसका भी कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, वेटेज, टाइम, एनर्जी उतना ही देना है एक चीज को जितना वो डिजर्व करता है, जितना वो आपको मेरिट दे सकता है। अननेसेसरी टाइम और एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करना है। इस पे हम बात करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क अगर आपका ध्यान खींच रही है तो अच्छी बात है, इसीलिए लगाया है, इसमें हम बात करेंगे। इतनी चीजें हो गई, ये थोड़ा साफ करिएगा। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इन सब चीजों को, ये 7 सब्जेक्ट और करंट अफेयर, इन दोनों को करना कहाँ से। ठीक है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं ये बताने जा रही हूँ। 7 सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स यहाँ से एकदम आराम से कवर होगा। सब जानते हैं पूर्वावलोकन के बारे में, समझ रहे हैं? सब लोग जानते हैं, मोटी मोटी सी बिल्कुल ग्रंथ आती है, एक एक किताब 600 650, अब तो बढ़ता ही जा रहा है, हर साल उसी में 100 पेज ऐड हो जाते हैं। तो ये तो चीज आपको रखनी पड़ेगी। देखिए, इसको आप गीता, बाइबल, कुरान जो समझना है समझिए, पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये सिर्फ पीवाईक्यू नहीं है, ये पीवाईक्यू जैसे आपने उसको पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन पढ़े, नीचे बॉक्स में उन्होंने डिटेल दिया है, उस डिटेल में उस टॉपिक से रिलेटेड 2 3 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मिल जाती है। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद इस 7 सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट में आपको लगे कि आपको थोड़ा सा और ऐड करने की जरूरत है, जैसे कि हिस्ट्री, मैं अभी बताती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप हिस्ट्री के सवाल टैकल ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हो। मैंने पर्सनली जो पढ़ा मैं वो बताती हूँ। मैंने परीक्षा वाणी पढ़ी। परीक्षा वाणी का नाम सुना होगा आप लोगों ने? परीक्षा वाणी की किताब आती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब की आती है। ठीक है, और वो इंग्लिश में नहीं आती है, वो हिंदी में आती है। इंग्लिश बैकग्राउंड के कितने बच्चे हैं? मीडियम किसका किसका इंग्लिश है? काफी संख्या है। और तो आप लोग हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ पाते?
करंट अफेयर कहाँ से करते हो? क्योंकि करंट अफेयर में इंग्लिश की तो बहुत ही कम मटेरियल है ना? वो इस ये मजबूरी की वजह से, मेरा खुद मीडियम इंग्लिश है, पर मजबूरी की वजह से हिंदी आ गई, क्योंकि यूपी पीसीएस में इंग्लिश के लिए बहुत सारा कहाँ था, अब इधर 1-2 साल से आ गया है। आई दृष्टि भी इंग्लिश में आने लगी, बड़ी बात ये है, नहीं 2-3 साल पहले कहाँ आती थी, है ना? तो ठीक है, थोड़ा-सा हिंदी भी पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि पीसीएस के बहुत सारे मटेरियल हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में थोड़ी-सी कमी है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप परीक्षावाणी पढ़ लीजिए। इंग्लिश बैकग्राउंड के लोग, अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एनसीईआरटी पढ़ लें, जो वो वाली है, वो पुरानी वाली एक एनसीईआरटी नहीं है, वो है, और इसकी मतलब ये आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली, तो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, और एंशिएंट और मिडवल के लिए एनसीईआरटी। ये 2 किताबें ठीक हैं हिस्ट्री के लिए। और हिंदी वाले परीक्षावाणी आँख बंद करके पढ़िए। और परीक्षावाणी की एक खास बात बताती हूँ, जो बॉक्स में लिखे रहते हैं, परीक्षावाणी किताब जब पलटोगे तो हर पेज पे कुछ ना कुछ बॉक्स में लिखा होता है, और उस पे लिखा रहता है परीक्षा उपयोगी तथ्य, समझ रहे हैं? वो उनसे सवाल डायरेक्ट आते हैं, तो इसीलिए परीक्षावाणी को अच्छे से पढ़िएगा, पूर्वावलोकन लगाइएगा, सब्जेक्ट खत्म, ठीक है? हिस्ट्री। और एक चीज मान लीजिए कि आपको, जैसे जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको साइंस में दिक्कत आती है, मुझे आई थी, ठीक है, तो मैंने एक शॉर्टकट निकाला था। लूसेंट आप सब लोग जानते हैं, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कैसे लेम लेम किताबों का नाम ले रही हैं, मतलब जिसको एसएससी और बैंकिंग वाले पढ़ते हैं। यकीन मानो, हमें हमारा संघर्ष किताबों का नहीं है, हमारा संघर्ष बस अपने एग्जाम को क्रैक करने का है, एन केन प्रकारेण, समझ रहे हो? तो लूसेंट एक ऐसी किताब है जिसको आपको पूरी तरह से नहीं पढ़ना है, लेकिन लूसेंट में साइंस बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसको आप, यू कैन नॉट डिनाई इट। आप चाह के भी ये बात, अगर अच्छा नहीं लग रहा है लूसेंट पढ़ने में, चोरी से पढ़ लो, लाइब्रेरी में मत पढ़ो, समझे? किसी को मत दिखाओ, उस पर कवर चढ़ा लो, कुछ भी करो, लेकिन उसकी जो अच्छी चीज है उसको डिनाई मत करो, उसको पढ़ना पड़ेगा। मैं भी यही करती थी कि मुझे लगता था लोग देखेंगे, अरे लूसेंट पढ़ रही है, बैंकिंग दे रही होगी, एसएससी दे रही होगी, होता है स्टूडेंट्स के बीच में, हालांकि एसएससी से बड़े बड़े पोस्ट मिलते हैं, फिर भी मेंटालिटी, तो हम लोग छुपा के पढ़ते थे। तो इसीलिए लूसेंट से आप साइंस कवर कर सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है? लूसेंट हो गया, साइंस यहाँ से कर लो। हिस्ट्री के लिए और भी, अगर आपको किसी, जैसे अगर किसी को पॉलिटी में प्रॉब्लम है, तो परीक्षावाड़ी बेस्ट है। मैंने परीक्षावाड़ी हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट के लिए पढ़ी है, तो मैं जानती हूँ कि परीक्षावाड़ी बहुत काम करती है इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। साइंस के लिए लूसेंट काम करता है, और प्लस पूर्वावलोकन, इतना आपने कर लिया तो साइंस हो जाता है। इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं करना है पूर्वावलोकन के अलावा, इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चन घटना चक्र के पूर्वावलोकन से कवर हो जाते हैं। मैं विद प्रूफ दिखा सकती हूँ कि सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही आते हैं इन्वायरमेंट में। क्या ही पूछेगा भाई, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, मैप बायोस्फीयर रिजर्व, रामसर साइट्स, ये आप जाइए पूर्वावलोकन उठाइए। और एक चीज और किया करिए, थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, लेकिन मैं बता रही हूँ, पूर्वावलोकन हर साल नया लिया करिए, है ना? पूर्वावलोकन ये नहीं है कि आप 2025-26 में एग्जाम दे रहे हो, 22 वाला पूर्वावलोकन पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है, अपडेट नहीं रहेगा। पूर्वावलोकन की एक अच्छी बात ये है कि आप जब अपडेटेड पढ़ते हो, तो उसमें आपको नए नए फैक्ट्स, नए नए डाटा मिलते हैं, करंट अफेयर वो खुद अपडेट कर देते हैं। मान लो कि अगर रामसर साइट सभी जितने हुए हैं, 3-4 ऐड हुए, आप पुराना वाला पढ़ रहे हो, दिमाग में वही रह गया, और जो ऐड हुए हैं वो आपके दिमाग में नहीं गया। तो इससे अच्छा है कि थोड़े से पैसे लगेंगे पर नया खरीद लीजिए। और खास करके जो इकोनॉमी का पूर्वावलोकन आता है, क्या नाम है उसका, सामाजिक आर्थिक, है ना? अब वो इंग्लिश में भी आने लगा है, पहले नहीं आता था। वो पूर्वावलोकन, उसको नया लेना है, और एनवायरमेंट वो भी नया लीजिए। बाकी हिस्ट्री वगैरह चल जाएगा पुराना, ज्योग्राफी पुराना चल जाएगा, पॉलिटी भी चल जाएगा, पर ये सब नहीं चलेगा। तो इसको 2-3 किताबें पूर्वावलोकन की नई खरीद लिया करिए आप लोग। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोनॉमी पूरा पूर्वावलोकन से हो जाती है, प्लस करंट अफेयर। इकोनॉमी के लिए पूर्वावलोकन प्लस करंट अफेयर, और कुछ नहीं करना है। एनवायरमेंट के लिए सिर्फ पूर्वावलोकन, ठीक है? साइंस के लिए लूसेंट प्लस पूर्वावलोकन, हिस्ट्री के लिए परीक्षावाड़ी प्लस पूर्वावलोकन, समझ रहे हो? हर एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है, और हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग जगह से कवर करना है। और ये जो बातें मैं बोल रही हूँ, ये बहुत टाइम के एनालिसिस के बाद तब समझ में आया कि यहाँ से इजिली कवर किया जा सकता था, पर पहले किसी ने बताया नहीं, तो वो बार बार फेल होके समझ में आया, समझ रहे हो? तो इसीलिए बस यही करो, और अपने लिमिटेड रखिए सोर्स,
इतनी किताबें रख ली, लास्ट में कुछ नहीं रिवीजन होगा, सब खिचड़ी पक जाएगी और वहाँ कुछ याद नहीं आएगा। तो बेस्ट ये है कि हर सब्जेक्ट के लिए एकदम चुने हुए किताब पढ़िए, उसी को बार-बार रिवाइज करिए, ठीक है? प्रीलिम्स में किसी को कुछ डाउट आ रहा है? जीएस में, करंट नहीं, जीएस में कहीं कुछ प्रॉब्लम है? किसी सब्जेक्ट में बताइए। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की पूर्वावलोकन देखिए कितनी मोटी है, 500 पेज की। अच्छा, पूर्वावलोकन कैसे पढ़ते हैं आप लोग? मुझे ये जानना है। टॉपिक वाइज, मतलब उठाया, क्वेश्चन लगाया, आगे बढ़ गए, कैसे? विद एक्सप्लेनेशन, क्लियरली एकदम। पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ा, कुछ हाईलाइट करते हैं, कुछ नोट करते हैं, कैसे? हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद फिर से क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसी से रिलेटेड मिल जाता है। पूर्वावलोकन की एक खास बात है कि वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, 8-10 क्वेश्चन एक ही जैसे एक साथ मिलेंगे, है ना? तो पलट दो चारों पेज को। और कैसे करते? कोई नोट्स बनाता है पूर्वावलोकन का? रिवाइज करना हो अगर पूर्वावलोकन लास्ट टाइम में, कैसे करोगे? अच्छा, और कोई तरीका है किसी के पास? पूर्वावलोकन को कैसे पढ़ा जाए और बाद में कैसे रिवाइज किया जाए? आप लोग कैसे करते हो या कैसे करना चाहते हो? ये जो हाइलाइटेड वाला पोर्शन है ना, ये मैं करती थी और मुझे ये सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर पूर्वावलोकन का नोट्स बनाने बैठोगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, आपको बस पढ़ते जाना है और इम्पोर्टेंट पार्ट को हाइलाइट करते जाना है। और लास्ट में जैसे, और लास्ट में जब रिवीजन करोगे तो बस पलटा, हाइलाइटेड पार्ट रिवीजन किया और पढ़ते चले गए, तो बहुत जल्दी-जल्दी हो जाता है। बाकी नोट्स बनाने के चक्कर में पढ़ोगे, आपके कोचिंग में आपको नोट्स मिल ही रहा है, क्लास में नोट्स मिल ही रहा है, इस नोट्स को पढ़िए, ये ज़्यादा कामगर है। और सॉरी, पूर्वावलोकन को सिर्फ आपको पढ़ते जाना है, क्वेश्चन लगाते जाइए, हाइलाइट करते जाइए, बाद में उसको रिवाइज कर लीजिए, यही पूर्वावलोकन का तरीका है, ठीक है? जीएस पे प्रॉब्लम नहीं। ज्योग्राफी पूर्वावलोकन बेस्ट है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैंने ज्योग्राफी में पर्सनली कुछ किया नहीं। जैसे ज्योग्राफी में क्या है, आपको अगर माउंटेन्स पढ़ने हैं, नॉर्थ के सारे माउंटेन्स पढ़ने हैं, बीच वाले पढ़ने हैं मध्य भारत के, और फिर साउथ वाले सारे माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है? ये सारे याद होने चाहिए, क्रोनोलॉजी में याद होने चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, हर डायरेक्शन में। ये कैसे होगा? जब पूर्वावलोकन पढ़ेंगे तो अपने हाथ से मैप बनाएंगे और अपने हाथ से चीजों को लिखेंगे, ठीक है? कुछ चीजें बिना लिखे आपको याद नहीं होंगी। ज्योग्राफी में, साइंस में, इन सब में, जैसे अब साइंस है, अब अगर सारे विटामिन के आपके साइंटिफिक नाम आपको याद होने चाहिए, तो वो जब आप एक बार लिखोगे, विटामिन बी1 का ये नाम है, बी2 का ये नाम है, बी3 का ये नाम है, लिखोगे, फिर अपने कुछ ट्रिक्स बनाओ कि कैसे इनको याद करें, फिर वो याद रहेंगे। हर बार विटामिन से 2 सवाल आता है, हर बार, और एक सवाल से लोगों का प्रीलिम्स रुक जाता है, समझे? तो विटामिन के सवाल तो आपको हर बार जो आने हैं वो तो आने ही। देखो, एक थंब रूल याद रखो, प्रीलिम्स में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें किसी का कुछ गलत नहीं होता है, जैसे पॉलिटी, हर बार सेम पूछा जाता है, ठीक है? पॉलिटी का आप एनालिसिस करके देखिएगा, हर बार के सवाल जो है वो कमोबेश एक जैसे हैं, और जो थोड़े से मंझे हुए स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा 2-3 साल भी तैयारी में बिताए हैं, उनका पॉलिटी का एक भी सवाल गलत नहीं होता है। और आप लोगों का रियल कंपटीशन मंझे हुए लोगों से ही है, क्योंकि सीट की संख्या होती है कम, प्रीलिम्स देने वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा। कंपटीशन किससे है? जो बार-बार प्रीलिम्स निकाल रहा है, समझे? तो पॉलिटी में एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए, ज्योग्राफी में एक भी सवाल गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि सब पीवाईक्यू बेस्ड आता है। हिस्ट्री में आयोग एक्सपेरिमेंट करता है, एंशिएंट में और मेडवल में, आप सब लोग उठा के देखना, हर बार प्रीलिम्स में वो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में टफ सवाल डालता है। तो अगर हिस्ट्री के सवाल नहीं हो रहे हैं तो वो सबके लिए टफ है, और नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो सब लोग कर ले रहे हैं, अगर आप वो गलती कर दोगे तो प्रीलिम्स होना असंभव है। तो पॉलिटी के सवाल सबके सही होते हैं, साइंस के सवाल रटे रटाए आते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड आते हैं, सबके सही होते हैं, ये सही होना जरूरी है, तभी प्रीलिम्स होगा। ज्योग्राफी के सवाल गलत नहीं होने चाहिए, एकदम तथ्य बेस्ड विषय है वो, उसमें कुछ अलग से ऐड नहीं होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया जा सकता, अलग से पहाड़ नदी बना के तो सवाल पूछ नहीं लेंगे, जो है वही पूछेंगे। लेकिन हिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है, वो किसी भी एक पुराने लेखक की किताब उठा लेंगे, कोई भी एक मकबरा पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, हिस्ट्री का भरोसा ही नहीं है। एंशिएंट मेडवल पे तो बस खाली जो बेसिक बातें हैं वो पढ़ के जाइए,
और इसको बहुत अच्छे से, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से कर लीजिए, बाकी हिस्ट्री से बहुत उम्मीद नहीं रखना है। लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इन सब सब्जेक्ट के अगर सवाल गलत हुए तो प्रीलिम्स में प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो अब ये जीएस की चीजें आप लोग को मोटा मोटा समझ में आ गया कि कहाँ से कवर करना है, कैसे। अब बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर मैंने कितने महीने का बताया? 12 मंथ्स आइडियली, 8 मंथ्स स्पेसिफिकली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 4 महीने को छोड़ देना है, करना सबको है, बस खाली समझिए कि ये 8 महीने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो इस 8 महीने को मल्टीपल सोर्सेस से कर लीजिए कि एक भी बात ना छूटे, और इस 4 महीने को जो ट्रेडिशनल अपना सोर्स है उससे करिए। मेरा जो पर्सनली सोर्स रहा है करंट अफेयर पढ़ने का, जो क्रॉनिकल की एक मैगजीन आती है पतली सी 40 से 42 पेज की मंथली, वो आपको मंथली कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम के जस्ट पहले 15-20 दिन पहले, एज यू गाइज नो, मार्केट विल बी फ्लडेड बाय करंट अफेयर, है ना। सब वार्षिकी और अर्धवार्षिकी लेके आ जाते हैं, पर आपको स्ट्रिक्ट रहना है, आइदर परचेज आई दृष्टि, ठीक है, और घटनासार, दोनों किताबें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगी। देखिए, कुछ भी नया नहीं बताने वाली हूं मैं, क्योंकि कुछ नया है ही नहीं, और अगर मैं नया बताने के चक्कर में पड़ूंगी तो आप ही लोग का नुकसान होगा। बताने को मैं बहुत आइडियल चीजें बता सकती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मेरा आपको कुछ भी बताने का लक्ष्य ये है कि आपको आपका एग्जाम निकले। स्कॉलर बनना है तो पीएचडी करो, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो बहुत वाइजली पढ़ना होता है, थोड़ा पढ़ो, बार बार पढ़ो, और नफ्स पकड़ना सीखो किसी एग्जाम की। प्रीलिम्स की तो नफ्स अगर आपने पकड़ ली, मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं, मेरे अपने ही ऑफिस में, अपने ही ग्रुप में, जो केवल लास्ट के 15 दिन पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, और कट पिट के नेगेटिव हटा के 100 क्वेश्चन सही करके आते हैं हर बार। कैसे करते होंगे? कभी सोचा है कि कैसे ये लोग, कैसे इन लोग को क्या पेपर मिल जाता है पहले से? कैसे करते हैं पता है? कुछ तो स्पेसिफिक रहता होगा, बैठ के बात करो, कोई बात नहीं, बोलो क्या। कुछ तो स्पेसिफिक रहता होगा पहले से, मतलब कंटेंट हुआ या फिर मींस कंटेंट नहीं एक्स्ट्रा। और क्या लगता है आप लोगों को कि 15 दिन में कोई प्रीलिम्स कैसे निकाल सकता है? वो भी मैं इतनी देर से बता रही हूँ, 7 सब्जेक्ट, करंट अफेयर, सी सैट, कैसे निकलता है 15 दिन में प्रीलिम्स? पता है कैसे निकलता है? क्योंकि वो नफ्स जान गए हैं कि प्रीलिम्स क्या होती है, और वो ऐसे नहीं जाने कि 2 महीने में, 4 महीने, उन्होंने 7-8 साल दिया है उस चीज को। तो आप उनसे कंपटीशन करके 15 दिन में प्रीलिम्स निकालने जाओगे तो आपसे निकलेगा? क्योंकि आप तो न्यू कमर्स हो, आपको तो अभी नफ्स पता ही नहीं है कि प्रीलिम्स की नफ्स क्या होती है। हम लोगों ने इसमें इतना साल दिया है, इतनी ज्यादा इसमें टाइम, एनर्जी, सब कुछ इन्वेस्ट किया है कि करत करत अभ्यास सबको पता है। तो वो करते 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 हमें ये आइडिया हो गया अपने आप, वो नसों में घुल गया कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो हमें दिख जाता है कि इसमें से क्या सवाल बनेगा। ठीक है, और ये चीज किसी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती कि मैं अभी 5 मिनट में ये चीज आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दूं। इट्स अबाउट टाइम, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। ठीक है, ये आएगी टाइम के साथ, लेकिन तब भी कोशिश कर रही हूँ कि इसमें से कुछ ग्लिम्स आपको दे सकूं, ताकि आप लोग वो नफ्स पकड़ लें कि कैसे प्रीलिम्स को निकाला जाता है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए आप ये करिए कि क्रॉनिकल जो है मंथली मैगजीन 40 से 42 पेज की आती है, मैगजीन आपकी लगभग 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर के सवाल कैसे बनते हैं। अगर कोई सम्मेलन हो रहा है तो उसका ईयर इंपॉर्टेंट है, उसकी थीम इंपॉर्टेंट है, इंडिया उसमें गेस्ट कंट्री था कि नहीं था ये इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट उसमें कोई अग्रीमेंट पास हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अगर कोई मान लो स्पोर्ट्स चल रहा है तो स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं, 3-4 सवाल पूछे जा रहे हैं। स्पोर्ट्स का कोई न्यूज पढ़ रहे हो तो कौन सबसे टॉप पे है, अगर इंडिया टॉप पे है तो किसने किससे हराया, अगर इंडिया सेकंड पे है तो इंडिया को किसने हराया। ये सब चीजें आजकल बहुत घुस घुस के पूछी जा रही हैं, तो थोड़ा सा करंट अफेयर को भी वाइजली और डिटेल में पढ़ना जरूरी हो गया है। ठीक है, तीसरी चीज ये कि करंट अफेयर में कुछ चीजें एकदम रटे रटाई आती है, जैसे एक या दो सवाल दिवस और थीम पे होगा ही होगा। डायबिटीज डे है तो उसका क्या थीम था, चिल्ड्रंस डे है या विमेंस डे था इस बार तो उसका क्या थीम था। तो एक सवाल दिवस और थीम पे आना ही आना है, फिक्स है। एक सवाल आता है सम्मेलन, एक या दो सवाल, G20 हो गया तो उससे आ गया, G7 का हो गया तो उससे आ गया,
मतलब एक सवाल इस पे आता है। तो इस तरीके से जैसे आई दृष्टि सबने देखी है, पढ़ी है। आई दृष्टि के लास्ट में मतलब आई दृष्टि का 60% पोर्शन होता है, आगे का 40% में वो संक्षिप्तियां देते हैं। उस संक्षिप्तियां में चैप्टर वाइज उन्होंने बांट रखा है। वो आप ये समझ लो कि संक्षिप्तियों से सवाल आ जाएगा 50%। बहुत लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि हमने आगे का नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक न्यूज कवर कर लिया, हो गया। संक्षिप्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट में दी जाती हैं, लगभग 20-25 पेज में होती हैं। एकदम घुसा घुसा के लिखा रहता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत हद से ज्यादा बोरिंग होता है, लेकिन वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, संक्षिप्तियों का पोर्शन। तो करंट अफेयर भी आप इजिली कवर कर सकते हो इससे। क्रॉनिकल कर लो, मेन चीज हाईलाइट कर लो, लास्ट में अपने सारे क्रॉनिकल को रिवाइज कर लेना। 7-8-9 क्रॉनिकल आपके पास हो जाएंगे, रिवाइज कर लिया, और लास्ट में एक आई दृष्टि खरीद लिया, उसको थॉरली पढ़ लिया। इन 2 सोर्स से आपका करंट अफेयर हो जाता है। बाकी आपको कोचिंग से सोर्स मिल ही रहा है करंट अफेयर के लिए, क्लासेस मिल रही हैं, इस क्लासेस में भी जो नोट्स बनाए जा रहे हैं इसको लास्ट में रिवाइज कर लीजिए। तो इससे आपका 100% करंट कवर हो जाएगा। ठीक है, सीसेट का मैंने आपको बता ही दिया। सीसेट आप सिर्फ 10 साल के पीवाईक्यू टॉपिक वाइज लगा लीजिए, सीसेट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आज तक सीसेट नहीं पढ़ा कभी किसी इधर इधर से, मैंने सिर्फ यही किया, मैं पीवाईक्यू खरीद लेती थी टॉपिक वाइज और उसको लास्ट के 4-5 दिन में लगा देती थी, बस इतने से सीसेट हो जाता है। पर इग्नोर नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। मेरे साथ के कई अच्छे लड़कों का प्रीलिम्स रुका सीसेट की वजह से, और सीसेट की वजह से जब प्रीलिम्स रुकता है तो बहुत बुरा लगता है। समझ रहे हो? अगर जीएस की वजह से रुकता है, लगता है कि और मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। सीसेट की वजह से रुकता है, लगता है क्या मेहनत करें इसमें। तो इसीलिए सीसेट की वजह से प्रीलिम्स ना रुके, इसलिए ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा था। इसके बाद हम बात करेंगे, अब मेंस पे चलें? नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क रह गया। गुड, किसी को तो याद है। इतना कुछ करने के बाद प्रीलिम्स को निकालने का एक मेरा अपना फंडा है। हाँ हाँ हाँ, यूपी स्पेशल, बहुत अच्छा याद दिलाया। सब सो रहे हो एक ही बस है जो। तो यूपी स्पेशल के लिए भी परीक्षा वाणी की किताब आती है, और पतली सी आती है। यूपी 2 किताबें आती हैं परीक्षा वाणी की, यूपी स्पेशल, एक पतली सी होती है, एक मोटी सी होती है। मोटी वाली नहीं लेनी है, वो मेंस पर्सपेक्टिव से है। पतली वाली लेनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी आपको मिल जाए, जनसंख्या, क्षेत्रफल, और रिसोर्सेस कितने हैं, कहाँ पे, इकोनॉमी कैसे काम करती है, यूपी की पॉलिटी कैसे काम करती है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, कितना कब चुनाव हुआ था, तो पहला राष्ट्रपति, अरे ये पहला मुख्यमंत्री, और ये सब राज्यपाल, ये बेसिक सारी जानकारी आपको परीक्षा वाणी की पतली वाली यूपी स्पेशल में मिल जाएगी। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, मिसलेनियस का सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में। मिसलेनियस पोर्शन में जनसंख्या पूछा जाता है। अब 2011 की जनसंख्या तो बहुत पुरानी हो गई, और 2021 वाली अभी तक आई नहीं, तो उससे चांस थोड़े कम है सवाल आने के। लेकिन तब भी आप लोग एक बार देखो, जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है उसमें एक सेंसस, एक फॉरेस्ट रिपोर्ट, रिसोर्सेस का डेटा, जिसमें एग्रीकल्चर का डेटा और इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी मिनरल का डेटा, मिनरल डेटा और एग्री डेटा, ये समझ में आ रहा है? मिसलेनियस में बता रही हूँ। सेंसस से 1-2 सवाल अभी भी मतलब अपेक्षित है कि पूछे जा सकते हैं, उनकी मर्जी पे है, आप अपना पढ़ के जाइए। फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको, ये लेटेस्ट वाली 23 वाली आ गई है, ये पढ़ना है। फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत अच्छे से पढ़िएगा, दोनों। ये भी याद रखिए, नेशनल और यूपी, यहाँ भी नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट और यूपी का फॉरेस्ट रिपोर्ट कंपलसरी है। मैं बता रही हूँ, 2-2 सवाल यहाँ से निकल जाएंगे, इनको छोड़ना ही नहीं है। रिसोर्सेज के डेटा में एग्रीकल्चर का डेटा 100% पढ़ के जाना है। एग्रीकल्चर का डेटा, और वो भी मेन मेन ग्रेन्स के, गेहूं, चावल, गन्ना, कॉटन, जूट, मूंगफली, समझ रहे हो? जो मेन मेन है, जो हमारे मतलब इनकम के सोर्स का सबसे बड़ा वो है, साधन है। एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, कोल का, आयरन का, ये सब एकदम मेन मेन डेटा है। इन सब पे सवाल आना ही आना है। ये 2-2 सवाल एक एक टॉपिक से निकल जाएंगे। ये इस तरीके से वाइजली अगर प्रीलिम्स को बांट के पढ़ो ना, तो प्रीलिम्स 100% होता है। बजट सर्वे, बजट प्लस सर्वे, नेशनल और यूपी दोनों का कम से कम 5 सवाल तो केवल इस टॉपिक से रहेंगे।
अगर आपने नेशनल बजट सर्वे और यूपी का बजट सर्वे कंप्लीट कर लिया तो 5 सवाल आपके कहीं नहीं गए। मतलब यही मिसलेनियस जितने टॉपिक्स मुझे अभी याद आ रहे हैं उसमें से ही 10 सवाल निकल जाएंगे। अभी तो और भी मिसलेनियस के 1-2 टॉपिक्स होते हैं जो शायद मैं मिस कर जाऊं, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। पर इतना तो जितना मुझे याद है इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो करना ही करना है, रिसोर्सेज का डेटा, फॉरेस्ट सर्वे का डेटा, सेंसस और बजट सर्वे, ठीक है, ये आपको डेफिनेटली करना है प्रीलिम्स में। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क पे। ठीक, इतना जब आप कर लेंगे जितना मैंने बताया है, इतना करने के बाद इस पे आना है, और ये लास्ट का 30 डेज का प्लान है। ठीक है, लास्ट का 30 डेज का। मैंने आपको क्या बताया था, 3 महीने प्रीलिम्स पे देने के लिए बोला, उसके पहले भी आपको प्री प्लस मेंस बोला। मेंस में मैं बताऊंगी अभी क्या करना है 1.5 महीने में, और 1.5 महीने में प्रीलिम्स में इसमें से अपना ये मान लीजिए ये वाला पोर्शन आप लास्ट में करेंगे, पर 7 सिलेबस में से जीएस के 2-3 कंप्लीट कर लीजिए इसी 1.5 महीने में। ठीक है, अब बताते हैं ये लास्ट के 30 डेज। मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैंने जितना बताया और ये आप कंप्लीट कर लोगे 30 अप्रैल तक। मान सकते हैं, कर लोगे, कॉन्फिडेंस है? जितना मैंने अभी तक बताया, जो सोर्सेज बताए, जो स्ट्रेटेजी बताई, अगर आप उसको 30 अप्रैल तक कंप्लीट कर लेते हो, तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जून का फर्स्ट वीक, फर्स्ट संडे प्रीलिम्स है यूपीपीसीएस का, मान के चल रहे हैं। तो ये मई का प्लान है, 30 डेज। पूरे मई में आपको क्या करना है मैं बस वो बता रही हूँ। जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले एमआरपी देखते हैं कि उसकी एमआरपी क्या है। तो जो कॉस्ट लिखी होती है हम वो पे करते हैं और वो चीज़ तभी हमें मिलती है। ठीक है, इसी तरीके से प्रीलिम्स की भी एक एमआरपी है, वो एमआरपी आप पे करोगे तभी प्रीलिम्स आपको मिलेगा। एमआरपी, और ये रिपीट मोड में, समझे इस बात को? एम फॉर, ठीक है, पी फॉर, ठीक है, आर फॉर, ठीक है। ये सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, ये मेंस में भी एमआरपी मस्ट। मॉक मॉक दीजिए, पीवाईक्यू लगाइए, रिवीजन करिए। रिवीजन किसका करना है? जो 30 अप्रैल तक आप लोगों ने कंप्लीट किया है, सिनॉप्सिस बनाया होगा, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, कुछ लोग चिट लिख के दीवार पे चिपकाए होंगे। हम लोग तो अपनी पूरी दीवार रंग देते थे लिख लिख के, जहां मन किया वहीं लिख दिया कि बस किसी भी तरह ध्यान में रहे सारे फैक्ट्स। ठीक है, 30 अप्रैल तक अगर आपने ये सब कंप्लीट कर लिया है, आपके पास अपने लिखे हुए, अपने हाथ से लिखे हुए सारे डेटा के शॉर्ट शॉर्ट नोट्स हैं। आपने एक पेज में पूरा एग्रीकल्चर का डेटा छोटा छोटा लिख के अपने राइटिंग में भर लिया है। पेज पलटा, उस पर फॉरेस्ट का डेटा है, बीच में लाइन खींच दिया, इधर नेशनल फॉरेस्ट का डेटा है, मेन पॉइंट, इधर यूपी फॉरेस्ट का डेटा है, मेन। गेट के बाहर, एग्जाम सेंटर में गेट के बाहर खड़े हैं, पेज ऐसे देखा, यूपी का डेटा रिवाइज, नेशनल डेटा रिवाइज, अब दिमाग में एकदम ताजा है, जैसे ही सवाल दिखेगा टिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये तभी काम करेगा जब आप ये कर लोगे। इट इज प्री रिक्विजिट फॉर दैट वन। अगर कोई ये सोचे कि केवल यही करके प्रीलिम्स निकाल लेगा, हम लोग निकाल सकते हैं। समझो, ये जो लास्ट में 15 दिन में प्रीलिम्स निकालने वाले लोग हैं वो बस यही करते हैं, उनको वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बार 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 करके उन्होंने रट लिया है उसको। हमें केवल लास्ट में 15 दिन अपना नोट्स उठाना है, जो 8 साल से बना हुआ है, 8 साल से उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ उसमें लिखे ही जा रहे हैं, उसको उठाया, पलट लिया, रिवीजन हो गया, मॉक लगाया, पहली बार में 60 सवाल, दूसरे मॉक में 80 सवाल, तीसरे मॉक में 100 सवाल सही हो गए। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने पीवाईक्यू को रिवीजन करके मॉक दे दिया, और हमारे दिमाग में जो चीजें जिस पे धूल जम गई थी वो हट गई। हमें प्रीलिम्स निकालने के लिए सिर्फ इतना ही करना है, लेकिन आप लोगों के लिए ये नहीं है। आप लोगों को पहले ये एक्सरसाइज करनी है, पहले बेस बनाना है, तब तो बिल्डिंग बनेगा। ठीक है, तो ये बेस अगर आपने बना के 30 अप्रैल तक तैयार कर लिया, 30 दिन में आपको एमआरपी बस यही चक्र में करना है, समझ लो। मॉक देना है, पीवाईक्यू रिवाइज करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर मॉक देना है, फिर पीवाईक्यू लगाना है, बस ये ऐसे। और आपका इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएगा ही, आपका इंस्टीट्यूट आपका मॉक लेगा। मैंने देखा इंस्टीट्यूट में अभी
क्वेश्चंस बने हुए, नेचर क्वेश्चंस के बहुत अच्छे हैं, होलिस्टिकली कवर कर रहे हैं हर चीज़ को, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। देखिए एक चीज़ बताती हूँ, बहुत लंबे समय तक मैं इस लाइन के उधर बैठी हूँ, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर आप लोग अपना टाइम, एनर्जी, मनी इंस्टीट्यूट में दे रहे हो, तो फुल एडवांटेज लो, पूरा फ़ायदा उठाओ, ठीक है? जितनी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उसको करो, कॉपी लिखो, लाके चेक कराओ, सर पे खड़े रहो कि भाई मेरा चेक करके दो, मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है? कोई भी इस स्टेज पे आप ना तो कॉलेज में हो ना तो स्कूल में हो कि किसी को ये पड़ी है कि आप मतलब समझ रहे हो इस बात को? आपको अपने लिए खुद लगना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो पूरा फ़ायदा उठाओ और पूरी मेहनत के साथ। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? कुछ अगर लग रहा हो समझ में नहीं आ रहा तो? ये समझ में आ गया ये कैसे करना है? ठीक है, ये एमआरपी आपको मेंस में भी काम करेगा। ये लास्ट में करना ही करना है, वो हर चीज़ को रिवाइज़ करा देगा, ठीक है? ये साफ कर दीजिए ज़रा। इसके बाद थोड़ा-सा मेंस पे बात कर लेते हैं क्योंकि मेंस में अभी बहुत टाइम है। मैं मेंस में बात करूँगी प्रीलिम्स के तुरंत बाद, ठीक है? जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके तुरंत बाद मेंस पे एक होलिस्टिक डिटेल क्लास कवर करेंगे जिसमें मैं हर चीज़ के बारे में आपको समझाऊँगी कि क्या चीज़ कैसे टैकल करना है। अभी आप लोग ज़्यादातर फोकस प्रीलिम्स पे दीजिए, ठीक है? अब ये बात कर लेते हैं कि अभी शुरू के 1.5 महीने में 15 दिन जनवरी और फरवरी का पूरा, इस 1.5 महीने में आपको थोड़ा-थोड़ा मेंस लेके चलना है, क्योंकि बाद में अचानक से 8 पेपर का बर्डन आएगा, मैं बता रही हूँ कोलैप्स हो जाओगे, अगर पहले से थोड़ी-सी तैयारी नहीं रही तो। बहुत समस्या आती है कि हमने प्रीलिम्स तो निकाल लिया, बस एक दिन खुशी मिलती है कि वाओ मेरा तो प्रीलिम्स हो गया, और जब दूसरे दिन वो भर्रा आता है 8 पेपर का ना कि अब 8 पेपर करना है, तब दिमाग खराब होता है। जो ना मेरा 21 में मैंने मेंस दिया था, मेरा मेंस नहीं हुआ 21 का, क्योंकि भाई 8 पेपर एकदम दिमाग, और उसी टाइम आरओ का भी एग्जाम था तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी था, लेकिन मैं बता रही हूँ जो भी बोल रही हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है? तो अब हम लोग बात करेंगे कि अभी ये जो 1.5 महीने है हमारा, इसमें क्या करें। आइडियल कंडीशन मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स से पहले हमारा 3 पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये आइडियल कंडीशन है। 4, 5 और 6 यूपी पीसीएस का। 4 क्या है? 5 और 6 2023 में नए पेपर जोड़े गए हैं यूपी स्पेशल, और बहुत खतरनाक पेपर है, ठीक है? 2 बार से हम लोग झेल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? जीएस का ये तो जीएस है, मेंस में ये इतने पेपर है, ये जीएस है, ये इथिक्स है और ये यूपी स्पेशल है, समझ गए? आइडियल कंडीशन मैंने आपको बताई कि प्रीलिम्स से पहले आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। यूपी स्पेशल के आपने 5 और 6 कंप्लीट करके सिनॉप्सिस बना के रख लिया है, जीएस पेपर 4 के डेफिनेशंस और एग्जांपल्स आपने काफ़ी सारे लिख लिए हैं, उसको बना के रख लिया है सिनॉप्सिस, कुछ पीवाईक्यू पढ़ लिया है। अगर इतना आपका हुआ रहता है प्रीलिम्स से पहले तो खूब कॉन्फिडेंस रहता है, ऐसा लगता है कि बस प्रीलिम्स हो जाए, मेंस में तो हमने काफ़ी काम कर रखा है। इसके पहले 1-2 पेपर आता है, हिंदी और ऐसे, जीएस, इथिक्स, यूपी, हिंदी और ऐसे। अब एक चीज बताते हैं, ये जो पोर्शन है 6 पेपर का और ये पोर्शन है 2 पेपर का, इसको अलग अलग देखिए। कैसे? ये 6 पेपर फाइनल पीडीएफ में आपका रोल नंबर लाने के लिए बहुत जरूरी है। इस पे खूब मेहनत करोगे, खूब एकदम जी जान झोंक दोगे, फाइनल पीडीएफ में आपका रोल नंबर जरूर दिख जाएगा कि आप किसी न किसी पोस्ट पे किसी तरह सेलेक्ट हो गए हो। लेकिन अगर आप इन दोनों पेपर को जी जान लगा के करते हो स्ट्रैटेजी से बढ़िया से, तो ये पेपर आपको पीडीएफ में ऊपर ले जाने में मदद करता है। इस बात को समझ पाए? केवल सेलेक्ट होना तो नहीं होना चाहिए टारगेट, है ना? अगर सिर्फ नौकरी ही आपका लक्ष्य है तो वो तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अगर सिविल सर्वेंट बनना लक्ष्य है तो पीडीएफ में ऊपर ही जाना होना चाहिए, नीचे की कोई पोस्ट लेके मजा नहीं आएगा, है ना? तो टारगेट होना चाहिए कि ऊपर की पोस्ट मिले, अच्छी पोस्ट मिले, जो अथॉरिटी मिले, डिफरेंस क्रिएट करने का मौका मिले। इतना हमारे पेन में ताकत हो कि मैं साइन करूं तो कुछ उससे डिफरेंस क्रिएट हो सोसाइटी में, तभी पढ़ने का मजा है ना? तो इसीलिए ये 2 पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है।
लेकिन अभी इन दोनों पेपर पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको अपने मेंस से 6 महीने पहले करोगे, फिर प्रीलिम्स में लग जाओगे और फिर इस पे वापस आओगे, तो ये सब भूल जाएगा। ये ऐसा पेपर है, मेरा देखो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये मेरा पर्सनल मानना है, इसको यूनिवर्सल मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी हिंदी और ऐसे को प्रीलिम्स से पहले नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि हिंदी भूल जाती है, ऐसे भी भूल जाता है, और जैसे ही प्रीलिम्स क्वालीफाई होता है, मैं सबसे पहले इन दोनों पेपर को पढ़ती हूँ, क्योंकि 150 मार्क्स के होते हैं ये। इसमें 110 लाना कठिन है पर पॉसिबल है। हिंदी में 150 में 110 लाना पॉसिबल है, मतलब थोड़ा इजी नहीं है पर लाया जा सकता है। ऐसे और जीएस में 110 लाना बहुत मुश्किल है। तो हमें अगर थोड़ा सा मेहनत करके इजीली 110 यहाँ मिल रहा है, अब यहाँ आप जान ही रहे हैं 70 नंबर के सवाल ऐसे आते हैं जो कि मैथ की तरह मार्किंग होती है। विलोम आ रहा है, उपसर्ग प्रत्यय आ रहा है, समझ रहे हो? तो वो थोड़ी सी मेहनत करके, यहाँ मतलब ये है कि यहाँ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़्यादा है। मेहनत थोड़ी सी करोगे, मार्क्स ढेर सारे मिलेंगे। इस वजह से हिंदी काम आती है। ऐसे आपकी कला पे डिपेंड करता है कि आपने ऐसे लिख के पढ़ने वाले को इतना मंत्रमुग्ध कर दिया कि लास्ट में जाते-जाते उसने आपको मार्क्स दे दिए अच्छे। इसमें भी 110 लाया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये बहुत फीजिबल। मैंने 98 स्कोर किए थे आउट ऑफ 150। ठीक है, इसमें 104 ये मेरे स्कोर है, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि ये कम है, ये 110 आना चाहिए और ये भी और कम है, ये 110 आना चाहिए। अगर आप इतना इसमें स्कोर कर लेते हो, तो वहां अगर आप एवरेज 90 भी स्कोर करोगे सारे सब्जेक्ट में, तब भी आप आराम से बहुत ऊपर की पोस्ट ले जाओगे। लेकिन अगर वहां आप 80 और 75 में झूल रहे हो, तो यहाँ चाहे जितना स्कोर कर लो, ये इतना स्कोरिंग है नहीं। यहाँ कंपटीशन बहुत टफ है और यहाँ कंपटीशन कम है। सेम बच्चे फिर भी कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि ये तो मान लो सब कर लेंगे। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, हिंदी में पत्र लिखना आ गया, सारणी बनाना आ गया, बहुत बढ़िया। और पत्र में आपने थोड़ा सा अच्छे से रट लिया पत्र को। जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, विलोम और मुहावरे, ये सब आपने रट लिए। पीवाईक्यू हिंदी आप इजिली कर लोगे। मेन खेला है बाबू ऐसे में, समझे? निबंध लिखना एक कला है जो कि सबको नहीं आती है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट मेरे साथ हैं जो जीएस में बहुत धुरंधर हैं, लेकिन निबंध उन्हें लिखना नहीं आता है। उनके मार्क्स आते हैं 70-75, जिसकी वजह से वो हर बार सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन लोअर पोस्ट पे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस पे काम करना है, और बहुत टाइम देने की वजह से मेरी एक्सपर्टीज है इन दोनों सब्जेक्ट्स में। तो इसीलिए इस पे हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, अभी मैं सब कुछ आपको बता दूं, आप नोट करके ले जाओगे, अलमारी में रख दोगे, कोई मतलब नहीं है उसका। इसीलिए मैं ज्यादा फोकस उस चीज पे कर रही हूँ जिसका एग्जाम आने वाला है, जो सामने है। प्रीलिम्स निकाल के आओ तो सही इस क्लास में, है ना? असली युद्ध उसके बाद शुरू होगा, तब तो युद्ध कला बताएंगे, युद्ध कला सिखाएंगे। अभी सिखाएंगे जंग लग जाएगा। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? तो इसको अभी फिलहाल भूल जाइए, लेकिन याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें ये है कि देखो, ये वाला जो पोर्शन है जीएस का, 1 2 3 में प्योर जीएस आता है। जो प्रीलिम्स में तैयारी कर रहे हो जीएस की, वो बहुत काम आएगी मेंस में। कैसे काम आएगी? एग्जाम्पल्स देने में, डाटा डालने में। जितना एग्रीकल्चर का डाटा पढ़ोगे, मिनरल्स का डाटा पढ़ोगे, फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ोगे, बजट सर्वे पढ़ोगे, वो सब मेंस में लिख के आओगे। अब बस ये कला है कि उसको मेंस में उतारना कैसे है। और ये सब जब आंसर राइटिंग प्रोग्राम करोगे तो ये सब समझ जाओगे। मेरे हिसाब से जीएस को कवर करना इसीलिए इजी हो जाता है क्योंकि ये सिलेबस ओवरलैप करता है प्रीलिम्स के साथ। इस बात को समझ रहे हो आप लोग? तो इसी वजह से हम वहां के अपने फैक्चुअल नॉलेज को यहाँ के सब्जेक्टिव नॉलेज में यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 4, 5 और 6 की। अभी आपके पास 1.5 महीने ऐसा है जिसमें आप प्रीलिम्स और मेंस एक साथ लेके चल सकते हो। मेरा सिर्फ आपको सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। मेरी सलाह ये है कि अभी आप लोग पेपर 4 को इस 1.5 महीने में अच्छे से कर लो। अगर पेपर 4 करके और सिनॉप्सिस बना के रख दोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात रहेगी कि मेरा एक पेपर मेंस का एकदम तैयार है।
मुझे प्रीलिम्स होने के बाद केवल उसका टेस्ट लगाना है। मैं अपना नोट्स रिवाइज करूंगी और टेस्ट लगाऊंगी, मेरा एक पेपर हो जाएगा। अपने आप को कॉन्फिडेंट देना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इसी तरीके से आएगा, कंप्लीट करके पेपर। समझ रहे हो? तो जीएस पेपर 4 चाहो तो इस 1.5 मंथ में रोज लगभग 3 आवर्स रख लो और जीएस पेपर 4 को कंप्लीट कर डालो, प्रीलिम्स का वो मूड शुरू होने से पहले ही। मतलब अगर आपका फेब एंड तक आप कम से कम एक पेपर मेंस का निपटा दो, है ना? प्रीलिम्स का बुखार चढ़ने से पहले मेंस का एक पेपर निपट जाए तो आप बहुत ज्यादा एज में रहोगे बाकी लोगों से, ठीक है? और इसके साथ साथ आप प्रीलिम्स का जीएस कंप्लीट करते चलो। मतलब मेंस का पेपर 4 और प्रीलिम्स के जो वो 7 सब्जेक्ट है उसमें से अपनी इच्छा अनुसार जो आपको सब्जेक्ट ठीक लगता हो, हिस्ट्री उठा लो, 10 दिन में हिस्ट्री खत्म कर लो। उसी टाइम पे फिर पॉलिटी उठा लो, हिस्ट्री के अलावा पॉलिटी और इथिक्स पढ़ते रहो। फिर ज्योग्राफी उठा लो, ज्योग्राफी और इथिक्स पढ़ते रहो। 1.5 महीने ये करो। और इसके साथ क्रॉनिकल की जो बताई थी पतली वाली मैगजीन, उसको मंथ वाइज कंप्लीट करते रहो। तो ये बहुत ईजी टारगेट है, ये मैं बहुत ऐसे बड़ा कुछ नहीं बता रही हूँ आपको। अगर आप 3 आवर्स इसको दे देते हो, 4 आवर्स जीएस को अपना प्रीलिम्स वाले को दे देते हो, 2 आवर्स करंट अफेयर को दे देते हो गया। आप लोग जॉब वॉब नहीं करते ना, दिन भर पढ़ाई ही तो करते हैं। अभी आप लोग डेडिकेटेड होंगे पढ़ाई पे, तो क्या लगता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 10, 10, 6, 7 और आपको कितने घंटे क्या लगता है? हाँ, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 8 घंटे। और अपनी अपनी क्षमता अनुसार बताओ। बस ब्लफ नहीं, मैं बैठा के लाइब्रेरी में एक दिन पढ़वा दूंगी 8 घंटे। बोलो, सैटरडे संडे आके यहीं बैठ जाएंगे, पढ़ो भाई 10 घंटे। बोलो कितने घंटे पढ़ना चाहिए? 10, 8 और 24 घंटे में से 8 घंटा पढ़ोगे, 16 घंटा क्या करोगे? हम ये सोच रहे हैं। ये बताओ उनको, 16 घंटे में 7 घंटा सो लोगे, 9 घंटा क्या करोगे? खाना 9 घंटे बनाओगे? अच्छा, क्लासेस को हटा के 10 घंटा बता रहे हो? क्लासेस कितने घंटे की हो रही है एक दिन में? 3 घंटे की। आधा घंटा आगे पीछे भी हटा लो, है ना? हम लोग को थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगता है, तो 1 घंटा हम लोग हटा लेते हैं। तो चलो ठीक है। मैं ये आपसे कुल मिला के कहना चाहती हूँ कि आपको 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? 10 एकदम आइडियल है। और अभी 10 घंटे, और जब एग्जाम नजदीक आता है तो ये 12-13 हो जाना चाहिए। एग्जाम को तो आप लोग भी शायद अभी वो नहीं किए हो, एक्सपीरियंस नहीं किए हो कि जब प्रीलिम्स आता है तो कैसे एकदम 14-14 घंटे बिल्कुल न खाना दिखाई दे रहा है न पीना दिखाई दे रहा है, वो वाला। अभी वो बुखार चढ़ा नहीं है आप लोग को। चढ़ा है? एक बार वो बुखार चढ़ गया ना, एक बार जिस दिन आपने 14 घंटे टच कर लिया, उस दिन आपको समझ में आएगा कि साला ये है यूपीएससी। सॉरी, समझ रहे हो? तो अभी फिलहाल आप लोग 10 घंटे पढ़िए। देखिए, सिर्फ सपना देखना सब कुछ नहीं होता है। सपना देखा है तो उसमें जी जान झोंको। काफी ठीक ठाक एज में है आप लोग। अगर अभी आप लोग की जॉब लग गई तो बहुत मजा आएगा काम करने में। हम लोग की तरह बूढ़े होके नौकरी करोगे कोई मतलब नहीं है यार। लगेगा जैसे बस अब तो रिटायर ही होने वाले। फिलहाल 10 घंटे में ये करिए कि जीएस पेपर 4 को कवर करिए और अपने जीएस की किसी सब्जेक्ट को उठा के 1.5 महीने में ये काम कंप्लीट करिए। इसके बाद 4 को कंप्लीट करके रख दीजिएगा, मेंस भूल जाइएगा। फिर पूरा मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे देना है और प्रीलिम्स निकालना है हर हालत में। अगर प्रीलिम्स आपका नहीं हुआ, एक छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ भय का, क्योंकि जब डर लगता है तभी मेहनत होती है, नहीं तो नहीं होती। अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो कितना पीछे जाओगे? 1 साल। समझ रहे हो? फिर 1 साल तक यही पढ़ते रहोगे और एकदम लिख के दे रहे हूँ, उस 1 साल के शुरू के 6 महीने में कुछ नहीं पढ़ोगे। फिर पढ़ाई कब चालू होगी? 15 जनवरी से। फिर यही याद आएगा कि अच्छा 1.5 महीने में 4 और ये कर लेते हैं, फिर 3 महीने प्रीलिम्स देंगे। अगर फिर बाई चांस प्रीलिम्स रुक गया तो 6 महीने आराम, देवदास, प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर 15 जनवरी से पढ़ाई चालू होगी। फिर ये होगा कि आदर्श क्या है, व्यवहारिक क्या है।
ये लूप है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। उस लूप से निकले हैं इसीलिए बता रहे हैं। आप लोग तो अभी किनारे पे खड़े हो, समझ रहे हो? तो इस लूप में फंसो मत। हमेशा हर चीज करके सीखने जाओगे तो जिंदगी बीत जाएगी अनुभव लेते लेते। इसलिए जिसके पास अनुभव है उससे ले लो, बिना किसी सवाल के, बिना किसी डाउट के। ठीक है? हम लोगों को बहुत ज्यादा बताने वाला कोई नहीं था। इस वजह से हम लोग का इतना समय लगा, इतनी ऊर्जा लगी, इतना ज्यादा हम लोगों को, मतलब एक तरीके से ठीक है, उस संघर्ष ने बहुत कुछ सिखाया, पर करना तो पड़ा। मैं नहीं चाहती अब कि आप लोग का गोल्डन टाइम इन सब लूप में फंस के बर्बाद हो। इससे अच्छा है जल्दी से नौकरी ले लो, जल्दी से सर्विस दो, जरूरत है सिस्टम में ना। तो आपको ये करना है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, मैं फिर से यहाँ आऊंगी और फिर मेंस पे बात करेंगे कि मेंस पे उसके बाद हम डिटेल से बात करेंगे। मेरी पर्सनली एक्सपर्टीज प्रीलिम्स पे कम है, मेंस पे ठीक ठाक है। तो इसीलिए आप लोगों को कभी भी कोई भी डाउट होगा, लेकिन पहले प्रीलिम्स तो निकालो। एक चीज जान लो, मेंस में लोग आपकी मदद कर सकते हैं, प्रीलिम्स में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। प्रीलिम्स ऐसी चीज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई आपकी मदद कर सकता है, ये बताइए? सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जब बारी आएगी तब मैं बताऊंगी कि ये देखो, ये है पेज का लेआउट, यहाँ लिखना है आपको इंट्रो, यहाँ लिखना है आपको मेन बॉडी, यहाँ बनाना है आपको एक फिगर, यहाँ करना है आपको कंक्लूजन। और इस तरीके से बताया जाएगा कि दिमाग में एकदम छप जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, आप टैकल कर लोगे इस फ्रेम में। वो तरीका हम जानते हैं कि कैसे बताना है। लेकिन प्रीलिम्स में एक सवाल है, 4 ऑप्शन है, इसको कोई भी आपको सिखा नहीं सकता है सॉल्व करना। कोचिंग आपको मॉक करा सकती है, प्रैक्टिस करा सकती है, लेकिन ये क्रैक आपको खुद ही करना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। मैंने स्ट्रेटजी बताई है, मैंने एक तरीका बताया है कि अगर आप 30 अप्रैल तक इतना कर लो, फिर पूरे मार्च में ये कर लो, मई में, तो आप आज इजिली क्रैक कर लोगे। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जैसे कोई क्वेश्चन होते हैं जो नहीं आते हमें, तो हम उनको लगाना चाहते हैं, तो मैं 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन जब 2 ऑप्शन में आते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है वहाँ पे। जय माता दी बोल के मैम वो गलत हो जाता है मेरा। इसका मतलब कि नाराज है माता जी। सही में मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ, हंस दिए तो मजाक हो गया। 50% अगर एलिमिनेट हो गया तो 2 फंसा है, तो उसमें क्या ही करोगे? जय माता दी बोल के लगाओ, जो होगा देखा जाए। नहीं, ये मजाक था। एलिमिनेशन टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी, और वो कहाँ से आएगी? पीवाईक्यू सॉल्व करके। जितना ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आपको ये पता चलता जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। देखो, एक वो है, एक ना दिमाग का अपना एक तरीका होता है, वो चीजों को कैसे रिवाइंड करता है। जितना ज्यादा उसको डेटा दोगे, अगर उसको बार बार सिमिलर डेटा, सिमिलर डेटा, सिमिलर, तो एक टाइम पे वो क्रैक कर लेगा ना, परसीव कर लेगा कि इसमें क्या सही होगा। दिमाग तो रोबोट की तरह चलता है ना, जितना डेटा दोगे उतने हिसाब से वो काम करेगा। आपको बस खाली ये चीज ऐसे देखनी है, जितने पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो किस टाइप का जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है, धीरे धीरे हमारे दिमाग इसको परसीव कर लेता है। तो वो चीज, इसीलिए तो एमआरपी किस लिए बताया मैंने, वो साइकिल मैंने किस लिए बताया, करत करत अभ्यास, बस उसको याद रखना है। उसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। शॉर्टकट तो ढूंढने की कोशिश ही मत करना। शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते ही बहुत साल बीत जाते हैं, लूप में फंसे रह जाओगे। एकदम हिट करो जो टारगेट है, पूरा सिलेबस कवर कीजिए, सही एकदम अच्छे जो किताबें बताई गई उन सब चीज़ों से कंटेंट बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए, रिवीजन करिए, मॉक दीजिए। कोई और तरीका नहीं है। यहाँ कोई आपको कोई एक जादू की छड़ी नहीं चलाएगा कि आपके दिमाग में चीज़ें चली गई और आप अब ऐसे प्रीलिम्स निकाल लोगे। वो उसी प्रोसेस से सबको गुजरना है। कोई स्मार्ट तरीका अपनाएगा, कोई हार्ड वर्क करेगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या किया जाए? मैं बताती हूँ, मैं अपना तरीका बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, देखो, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई कि उन्होंने पहले प्रीलिम्स के सारे पेपर को पेपर पे सॉल्व कर लिया और सोचे कि 150 ओएमआर को हम लास्ट में भर देंगे। जब भरने गए तो पता चला टाइम आउट,
और या तो जल्दीबाजी में भरे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने ये तरीका निकाला कि जैसे 2 पेज होता है हमारे पास क्वेश्चन सेट का, 2 पेज है, ऐसे बीच में लाइन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। मैं अगर ये लगा लेती हूँ, एक पेपर में या तो 8 क्वेश्चन होते हैं तो 10 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन की लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये करती हूँ कि मैंने पहला पेज सॉल्व किया, इसमें जितने भी 7-8 डॉट मुझे मिले मैंने तुरंत फिल कर दिया। मैंने पेज पलट दिया, दूसरा सॉल्व किया, तुरंत फिल कर दिया, जो भी 4-5 7-8 क्वेश्चन मिले फिल कर दिया। तीसरा सॉल्व किया, समझ गए? एक पेज सॉल्व करके उसका भर लेते थे, फिर दूसरा पेज सॉल्व किया, फिर उसका भर लिया, तीसरा पेज सॉल्व किया, उसका भर लिया। जो भी किसी पेज में आपको पहले राउंड में 2 ही डॉट्स मिलेंगे भरने के लिए, किसी में 7-8 मिल जाएंगे। इससे ये रहेगा कि आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं रहेगा लास्ट में ये भरने का कि अरे यार मेरा तो गोला छूट गया, अब बाद में आए देखे तो अरे यार इसका तो मैंने ये भर दिया। समझ रहे हो? ये नहीं होना चाहिए, और ये नहीं होगा अगर आप ये टेक्निक करोगे। आप मॉक में देख के ये टेक्निक देख लो ना कितना काम करता है। आपके पास तो अभी बहुत ऑप्शन है, जितनी सारी तरीके हैं मॉक में सब कर लीजिए, सारी गलतियां यही कर लीजिए, यहाँ की गलती माफ हो जाएगी और सुधार दी जाएगी, वहां की गलती माफ नहीं होगी। मॉक देना इसीलिए भी जरूरी है। आप हाँ मेंस का आपने बताया, हाँ हाँ इसमें आंसर राइटिंग बिल्कुल करनी है। वो तो कंप्लीट सिलेबस कर लेते हैं, जब लिखने बैठते हैं पेन हाँ पता भी रहता है आंसर क्या है, पता रहता है आंसर क्या है, पेन नहीं चलता है। बिल्कुल सबके साथ ये समस्या है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने नहीं झेला है, पर उसको उसको देखो सीखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग टेक्निक है और टेक्निक से ज्यादा प्रैक्टिस है। देखो छोटा सा एक चीज बताती हूँ, मान लो कि कोई क्वेश्चन है, ये हमारा पेज का लेआउट है जिसपे हमको लिखना है। 8 नंबर का सवाल अगर आ रहा है तो 2 पेज आपको लिखने के लिए मिलता है। 8 नंबर का अगर सवाल आ रहा है तो 2 पेज आपको लिखने के लिए मिलता है, और अगर 12 नंबर का सवाल आ रहा है तो 3 पेज मिलते हैं लिखने के लिए। समझ गए इस बात को? एक थंब रूल है कि 8 नंबर का सवाल है तो इतना लिखिए, 1.7 पेज तक आप लिखिए, और 12 नंबर का सवाल है तो 2.5 टू 2.7 तक लिखिए। थोड़ा बहुत नीचे जगह छूट जाए चलेगा, लेकिन आपको इतना तो लिखना ही है। अगर उन्होंने 3 पेज दिया है तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप किसी क्वेश्चन को उतना एलिबोरेट करोगे, और अगर 225 शब्द में बोला जा रहा है कुछ लिखने के लिए तो उतना आपके पास कंटेंट होना चाहिए, है ना? तो ये आपको इस तरीके से करना है। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन उठाया, एक ना क्वेश्चन को स्टार्ट करने की टेक्निक होती है, या तो डेफिनेशन से स्टार्ट कर दीजिए, या तो डेटा से स्टार्ट कर दीजिए, या अगर पॉलिटी का सवाल है या कोई भी सवाल है जिससे रिलेटेड आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी याद आ गया, जैसे एफआरएफडी डीपीएसपी तो हर जगह काम करता है, कुछ नहीं याद आ रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही उससे रिलेटेड कोई एक आर्टिकल उठा के उसकी शुरुआत कर दीजिए। क्वेश्चन की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में केवल 3 से 4 लाइन लिखना है। 3 से 4 लाइन में सिर्फ उसका डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कोई एक डेटा या एक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, या अगर स्पेसिफिक सवाल में कुछ पूछे गए हैं जैसे रीजंस पूछा गया, सोल्यूशंस पूछा गया है, तो उसकी चर्चा एक लाइन में कर देनी है। उसके बाद जो सवाल में पूछा गया है उसकी एक हेडिंग बना दीजिए। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, खत्म। इसके बाद हम यहाँ पे एक हेडिंग बना देंगे। जो सवाल पूछा गया है सवाल में से ही हेडिंग निकाली जाती है। सवाल को पहले तोड़ा जाता है 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में वो सवाल है। मान लीजिए एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि 1857 का रिवोल्ट, सबने पढ़ा होगा। अब इस रिवोल्ट का रीजन और फेलियर का कारण, अगर ये सवाल है आपके पास तो आप इसको शुरू कैसे करोगे? बस 1857 के रिवोल्ट को बता देना है कि 1857 का रिवोल्ट क्या था, कब शुरू हुआ, 10 मई 1857 को, इस वजह से, इट वाज द इमीडिएट कॉज, 3 लाइन में बता दिया। उसके बाद पहली हेडिंग डाल दिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिवोल्ट, और इसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, कॉजेज ऑफ फेलियर, दो इट वाज नॉट फेल्ड, ये उसका होगा, कंक्लूजन का पार्ट होगा। कॉजेज ऑफ ये 1 2 3 4, 4-5 पॉइंट लिख दिए। अब यहाँ पे हमने लिख दिया कंक्लूजन। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे कि 1857 की क्रांति जो थी वो फेलियर नहीं थी, उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा चेंज दिया, मतलब लोगों को नेशनलिज्म की समझ दी, सबसे बड़ी चीज यही थी, और वही लास्ट में जाके
हमको स्वतंत्रता दिलाती है। तो 1857 की क्रांति बीज थी स्वतंत्रता संघर्ष का। इस तरीके से हम क्वेश्चन को ऐड कर देंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रीजन फेलियर। देखो, जितना दिखता है उतना बिकता है, और ये बात मार्केट के लिए भी सही है और एग्जाम के लिए भी सही है। ठीक है, किसी किताब में नहीं लिखी है ये बात, कहीं ऑफिशियल किसी ग्राउंड पे ये आपसे नहीं कहा जाएगा, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट, लॉन्ग टाइम स्टूडेंट, आई नो 21 में मैंने क्या किया था कि मेरा नहीं हुआ, 22 में मैंने क्या किया कि मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू तो पहुंची, 23 में मैंने और क्या किया कि मुझे फाइनल सिलेक्शन मिल गया, समझ रहे हो, और 24 में मैंने और क्या किया है कि मुझे ऊपर की रैंक्स मिल सकती है। तो मैं ये जानती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है अपने पेपर में और उसका मुझे क्या क्या रिपोर्कर्शंस मिले हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जितना दिखेगा उतना बिकेगा। क्वेश्चन में आपको कुछ भी करके इसका प्रेजेंटेशन अच्छा बनाना है। बस केवल एक चीज दिमाग में होनी चाहिए कि मेरी कॉपी अच्छी दिखनी बहुत जरूरी है। कोई आपसे ये बात कहे या ना कहे, लेकिन आप ये मान लीजिए कि केवल कंटेंट के बेसिस पे मार्किंग नहीं होती है यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में प्रेजेंटेशन के बेसिस पे बहुत ज्यादा मार्किंग होती है। अगर आपका क्वेश्चन, मान लीजिए कंटेंट कम है आपके पास, मैं आपको ये बात बताती हूँ, आपको 1857 याद ही नहीं आ रहा है वहां, ऐसा होता है कि प्रेशर में हमें याद नहीं आता है कि क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या फेलियर का हमने क्या क्या पॉइंट पढ़ा था, भूल गए। आप अपना क्रिएटिविटी बाहर निकालो कि तब भी इस पे 8 नंबर में कैसे 4 नंबर हमको मिल जाए। क्या करना है, एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर लो, जैसे भी इंडिया का मैप ड्रॉ कर सको, उस टाइम के इंडिया का, पाकिस्तान लेके, समझे। ये गलती 90% स्टूडेंट करते हैं कि 1857 के संघर्ष का मैप ड्रॉ करते हैं, पाकिस्तान हटा देते हैं। उस टाइम के इंडिया का मैप, इसको ध्यान में रखना, ड्रॉ कर लो, और 1857 कहाँ कहाँ एक्टिव था, बस डॉट्स बनाओ, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी, जो जो याद आ रहा है, कानपुर नगर, उसको खींचो और वो जगह लिख दो। दिल्ली, मेरठ, अगर याद आ रहा है तो डेट लिख दो कि 10 मई को शुरू हुआ था मार्च पास्ट, अगर याद आ रहा है कि कहाँ का कौन लीडर था, कानपुर नगर के अहमदुल्ला थे, लिख दो, समझ रहे हो। अगर याद आ रहा है कि कौन वो उधर का लीडर था अंग्रेजों का, तो झांसी में लिख दो, रोज, क्या नाम था उसका, ठीक है, लिख दो, याद आ रहा है, कैंपवेल थे, नील कैंपवेल थे, यहाँ जो जो 1857 की क्रांति में प्रीलिम्स में पढ़ा था, समझ रहे हो। अब प्रीलिम्स वाला फैक्ट काम आएगा मेंस में, सिर्फ ये टेक्निक है, और जिसको ये टेक्निक पता है उसका मेंस बहुत इजीली क्लियर होता है। बना दिया एक मैप, लिख दिया। अब 1857 की क्रांति में आपको जो दर्शन याद आ रहा हो अपने देश प्रेम के आउट ऑफ, अगर आपको फैक्ट नहीं याद आ रहा है तब भी देश प्रेम तो है, तो देश प्रेम के लिए जो दर्शन आ रहा है, अंग्रेजों को जितनी गालियां दे सको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, ठीक है, दे एक्सप्लॉइट अस, दे ये वो जो भी कर सको, उससे करके बढ़िया सा एक कंक्लूजन लिख दो, आपको कुछ नहीं तो 3 नंबर तो मिल ही जाएगा। बहुत अगर पढ़ के चेक करने वाला मिल गया तब भी इस वाले मैप पे आपको 3 मार्क्स दे देगा, समझ गए। आपको बस यही करना है। आंसर राइटिंग एक टेक्निक है, जैसे निबंध लिखना एक कला है, वैसे उत्तर लिखना, क्वेश्चन का आंसर लिखना, उसको फ्रेम करना एक कला है, और वो धीरे धीरे आ जाता है। इस पे हम बहुत डिटेल से बताएंगे किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है पीवाईक्यू के जरिए, निबंध लिखने की क्या कला है, इस पे एक लंबी क्लास लेंगे और डिटेल से बताएंगे। उसकी चिंता अभी भूल जाइए, अगर आप डेली आंसर लिख रहे हैं तो अभी फिलहाल आप इतना ही करिए कि किसी भी तरह अपने क्वेश्चन को प्रेजेंटेबल बनाइए। इंट्रो में डेफिनेशन से और डेटा से स्टार्ट करिए, कंक्लूजन में एक थोड़ा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से कंक्लूजन को एंड कर दीजिए, बस इतना लिख के दिखाइए। सर लोग इम्प्रूव करेंगे ना, वो जो कमेंट्स लिखेंगे उससे ही इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और कोई किसी को डाउट? अरे यार, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सुनते ही ना मुझे चक्कर आते हैं, क्योंकि अच्छा, और कौन कौन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर वाले कौन कौन से हैं? एक, दो, और कौन पढ़ता है न्यूज़पेपर? कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है?
हेडलाइन देखो भाई, ऐसा है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी। मैं यहाँ पे बहुत, पर मैं आदर्शवादी बातें तो करूंगी ना, जिसके लिए हाँ यू कुछ तो भाई अपनी भी इज्जत बचानी पड़ेगी। सब थोड़ी बताना होता है। तो ये है कि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी तो है ही। मैंने नहीं पढ़ा भाई। मैंने सच में नहीं पढ़ा, मुझे न्यूज़पेपर, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाती हूँ, इतना बोरिंग लगता है और टाइम टेकिंग, और प्लस वो मन नहीं जाता मेरे दिमाग में, तो मैं क्या करूँ। मैंने पढ़ने की कोशिश की, पर मैंने न्यूज़पेपर, मैंने हार मान लिया कि न्यूज़पेपर से मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको यूपीएससी देना है, प्रीलिम्स देना है यूपीएससी का, देखिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर यूपीएससी दे रहे हो तो न्यूज़पेपर को तो थॉरली पढ़ना पड़ेगा। कौन सा पढ़ते हो? इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। हिंदू कोई नहीं पढ़ता है ना? हिंदू पढ़ते हो कोई? हिंदू थोड़ा सा बायस्ड पेपर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पढ़ते टाइम कि थोड़ा सा उसमें से एडिटोरियल की चीजें एक्सप्रेस की बढ़िया हैं। ठीक है, एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स हैं वो अच्छे हैं। बाकी साइंस टेक के जितने भी न्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस में बहुत अच्छे आते हैं, साइंस वाले, इन्वायरमेंट वाले न्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली, इन माय ओपिनियन, यूपी पीसीएस के लिए न्यूज़पेपर उतना काम नहीं करता है। अब मेरे लिए नहीं किया तो मैं तो यही कहूँगी ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर पढ़ते हैं और उनका भी होता है, एसडीएम भी बने हैं, तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम ही नहीं पढ़ना है। अगर आपका मन करता है तो आप पढ़िए, लेकिन अगर करंट अफेयर के लिए पढ़ रहे हो तो वो वहां से हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ने का एक फायदा ये है, अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो, आपकी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव होती है, आपको लॉजिक्स बहुत सारे मिलते हैं, आंसर राइटिंग में कंटेंट मिलता है। लेकिन पढ़िए तो लिमिटेड टाइम के लिए पढ़िए, 2 घंटा उसको मत दीजिए। उस 2 घंटे में से अच्छा है कि 1 घंटा हिस्ट्री को दे दीजिए, वो ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, है ना? तो आप ये कर लीजिए कि 1 घंटे में अपने न्यूज़पेपर को रिवाइंड करना सीखिए, अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो। और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो इन माय ओपिनियन कोई लॉस नहीं है बहुत बड़ा। करंट अफेयर की मैगजीन्स और इन सब से हो जाता है। और क्या, किसी को क्या पूछना है और बताओ? 5 और 6, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई, मैंने सोचा मेंस में बताऊंगी तो आराम से बताऊंगी। घटना चक्र जो है एक पब्लिकेशन, सब लोग जानते हैं, इनकी आती है मेंस की सीरीज, सबने देखी होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मेंस की सीरीज आती है और ये लोग पेपर 5 और पेपर 6 अलग से निकालते हैं। 23 और 24 दोनों के मेंस में मैंने घटना चक्र के पेपर 5 और 6 का जो यूपी पीसीएस का है, यूपी के लिए है, वो मैंने पढ़ा। और पीवाईक्यू तो खैर है ही नहीं इस पेपर में कुछ, क्योंकि 23 से ही आया है, तो अभी आपके पास सिर्फ 2 साल का ही मिलेगा। पर उस 2 साल से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे कौन से कंटेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। बाकी यूपी स्पेशल के लिए एक चीज ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो परीक्षावाड़ी की जो मोटी वाली बुक है 5 और 6 के लिए, वो ठीक करेगा, ठीक काम करेगा। ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के लिए कोई स्पेसिफिक यूपी स्पेशल बुक मुझे नहीं याद आ रही, पर घटना चक्र की ये सीरीज बेस्ट है, ये कर लो। टेस्ट सीरीज खूब सारा लगा लेना यूपी मेंस का, तो इतने से काम हो जाता है। बाकी हम मेंस पे जब चर्चा करेंगे ना, तो हम मेंस का आपको बताएंगे डिटेल से। अभी मेन फोकस प्रीलिम्स पे है, प्रीलिम्स निकालना जरूरी है। और आई प्रॉमिस कि आप लोग अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करके इस क्लास में आके बैठोगे, तो मैं मेंस पे आप लोगों को बहुत एक ही दिन अगर अवेलेबल हो पाई तो एक दिन में ही मेंस पे एक लंबी चर्चा करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और आपको सिखाएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है और आंसर राइटिंग कैसे लिखी जाती है। ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? बताइए, क्या कह रहे हैं आप, फिर से? हाँ बताइए। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। 1 बाय 1 पूछो, भूल जाऊंगी मैं। देखो, पहली बात आपने पूछी कि शीर्षक कैसे लिखें, तो ठीक है, थोड़ा सा मैं सब्जेक्टिव हिंदी आपको बताती हूँ कि कैसे लिखा जाता है। ये आपका पूरा मान लीजिए पैराग्राफ है,
शीर्षक लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो पहला शब्द है पैराग्राफ का, पहली लाइन और आखिरी लाइन, यही 2 लाइन आपको मदद करती है शीर्षक निकालने में। करके देखिएगा, ये ट्रिक बहुत काम आएगी। ठीक है, मान लीजिए कि जीवन पे चर्चा हो रही है, तो लिखा होगा कि जीवन एक रहस्यमयी उदाहरण है, और लास्ट में लिखा होगा कि जीवन के रहस्यों को समझना असंभव है। तो शीर्षक क्या हो गया? रहस्यमय जीवन, जीवन के रहस्य। समझ गए इस बात को? पहले शब्द या पहली लाइन, आखिरी शब्द या आखिरी लाइन, यहीं से शीर्षक को पकड़ा जाता है। क्योंकि जो भी अच्छा लेखक होगा, वो जब लिखेगा तो वो अपनी माला को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जब मैं निबंध बताऊंगी तो मैं ये चीज बताऊंगी कि जब आप कोई माला बनाना शुरू करते हो, ऐसे सोचो कि माला बनाना शुरू कर रहे हो, जब आखिरी मोती उसमें डाल देते हो तो उसको पकड़ के बांधते हो ना, तब तो वो माला बनती है। ये जो एक पैराग्राफ है, ये माला है। पहली लाइन आखिरी लाइन से बंधी होगी ही होगी, तभी वो एक अच्छा लेखक है। और इसी पहली लाइन और आखिरी लाइन में आपको शीर्षक मिल जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा। कुछ कुछ पैराग्राफ बीच के पूछ लिए जाते हैं, जो पूरी कहानी नहीं कहते हैं, बस बीच के कुछ कॉन्टेक्स्ट उठा के पैरा बना के दे दिया जाता है। तो हमें पहली लाइन और आखिरी लाइन से शीर्षक नहीं मिल पाता है। तब उसके लिए चीज ये है कि जिस शब्द की बारंबारता है, समझ रहे हैं आप इस बात को? जिस शब्द को पूरे इसमें बार बार रिपीट किया गया है, अगर जीवन शब्द ही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, या मान लीजिए कि पर्यावरण बार बार रिपीट हो रहा है, या देश प्रेम बार बार रिपीट हो रहा है, आप उसको भय बार बार रिपीट हो रहा है, कुछ कुछ चीजें ऐसे आते हैं जैसे भय, ये सब। तो पूरा पैराग्राफ अगर आप 3 बार लगातार पढ़ लिए, ऐसे पढ़े फिर पढ़े फिर पढ़े, 3 बार पढ़ते ही आपको शीर्षक मिल जाएगा। अपने दिमाग पे विश्वास रखिएगा, अपने सबकॉन्शियस पे। 3 बार जी वहाँ पे शीर्षक दूसरा दे देते हैं, जब इसकी वहाँ पे आयोग में जब काफी चीज होती होगी, जैसे शीर्षक मतलब लोग बोलते हैं ज्यादा ज्यादा मतलब कि एक लाइन आधा लाइन के आसपास होना चाहिए, 3 से 4 शब्दों का बिल्कुल जब वहाँ पे मार्केट होती होगी ना, तो उनमें शीर्षक एक उनको मॉडल उत्तर मिलता है, ठीक है, मैच हुआ तो मार्किंग कैसे होगी? ऐसा नहीं है, उनको सिर्फ एक नहीं मिलता है, उनको 3 मिलते हैं। हाँ, उनको 2 से 3 शीर्षक उनको मॉडल आंसर में मिलते हैं, और कॉपी चेक करने वाले लोग हिंदी के प्रोफेसर हैं। अगर आपका शीर्षक मॉडल से मैच नहीं कर रहा है लेकिन मॉडल से उत्तम है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। उनको मॉडल की जरूरत थोड़ी है, समझ रहे हैं? कई बार आपका शीर्षक उनके मॉडल से उत्तम हो सकता है ना, नेगेटिव क्यों होना है? हमारा शीर्षक और अच्छा हो सकता है। लेकिन शीर्षक पकड़ने का जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार मॉक में इसको पकड़ के देखिएगा। अगर ये काम आ जाए, पहले और आखिरी लाइन से निकल जाए, ठीक है। नहीं, शब्द की बारंबारता से जानिए कौन सा शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई तरीका नहीं है तो वही जय माता दी, 3 बार पढ़िए, ठीक है। अपने मन में लगातार 3 बार पढ़िए, आपको शीर्षक मिल जाए, ठीक है। लास्ट में अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे अंदर से जो निकल रहा है मैं वही लिखूंगी, देखते हैं क्या मार्क्स मिलता है। बढ़िया मार्क्स मिल जाएगा। और कोई डाउट किसी? अच्छा, एक शीर्षक वाला हो गया, और दूसरा क्या था? हाँ ठीक है, घुमाना पड़ेगा, बेवकूफ बनाना पड़ेगा, कोई और तरीका थोड़ी है। आप ही बताओ, 1857 की क्रांति पे 2 सवाल आ जाएगा और हमारे पास कंटेंट लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे? हम अब बेवकूफ बनाएंगे, एक ही कंटेंट को 2 तरीके से प्रेजेंट करके। एक जगह पॉइंट वाइज प्रेजेंट करेंगे, एक जगह चित्र बना के प्रेजेंट करेंगे। समझे? समझे कि नहीं इस बात को? सेम चीज को पॉइंट वाइज, चित्र नहीं तो आरेख, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ये सब कुछ मैं मेंस में बताऊंगी आपको किस तरीके से आप उसी सेम कंटेंट को एक क्वेश्चन में पैरा वाइज और 2-3 पॉइंट वाइज सेम कंटेंट, ठीक है, और थोड़ा सा भाषा बदल के, शैली बदल के, थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका बदल के, सेम शब्दों के पर्यायवाची का इस्तेमाल करके उसी सब्जेक्ट को डायग्राम, फ्लो चार्ट, ड्रॉप डाउन बॉक्सेस बना के फ्लो चार्ट, या फिर कुछ इस तरीके से बना के इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, बीच में कुछ लिख दिया उसका मेन हेडिंग, ऐसे करके लिख दिया ये यूपी के पर्सपेक्टिव में है। समझ रहे हैं आप लोग बात को? आप समझे? सेम कंटेंट को अगर, इसीलिए कहा जाता है कि पहले जब आपको पेपर मिले एक बार जल्दी जल्दी पलट के देख लीजिए, 20 क्वेश्चन रहेगा तो ये जरूर देख लीजिए कि कोई क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है। हर बार होता है, होगा ही होगा। इस बार का 4 आपने दिया है ना,
इस बार का जीएस पेपर 4 देखिए, कितना रिपीटेड सवाल था। जो सवाल 8 नंबर में पूछा है वही सेम सवाल 12 नंबर में पूछा है। और हमने क्या गलती की कि हमने पहले पेपर देखा ही, हमको जितना एक उस टॉपिक पे आ रहा था हमने 8 में ही उगल दिया, और दूसरे जब पेज पलटा देखा 12 नंबर में सेम सवाल है। अब हमारे पास ब्लैंक, क्योंकि हम तो सब लिख चुके हैं। तो यही किया हमने। अब भगवान जाने क्या होगा, उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, पर हमने किया यही कि हमने बस खाली अपने स्टाइल को चेंज कर दिया और सेम कंटेंट चिपका दिया। तो और कोई टेक्निक नहीं है बाबू, यही करना पड़ेगा। हाँ, एक साथ पूछता है वो, कई क्वेश्चनों में यूपीपीएससी से भूमिका ज्यादा पूछता है। कोई भी संवैधानिक बोर्ड भूमिका मतलब अगर किसी चीज का रोल क्या है, किसी संविधान, ठीक है, हाँ, देखो फंक्शंस का मतलब है कार्य प्रणाली, मतलब कार्य क्या है उनका, वो क्या क्या करते हैं, पॉइंट वाइज आप बता सकते हो। और भूमिका का मतलब होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का रोल प्ले कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक चीज़ों को मजबूत बनाने का रोल प्ले कर सकते हैं, या कोई और इंस्टीट्यूट है तो वो फाइनेंशियल कंडीशन को इंडिया के ठीक करने का रोल प्ले कर सकती है। रॉ है तो वो इंडिया की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का रोल प्ले करती है। रोल प्ले करना मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका ओवरऑल विजन, ठीक है। और फंक्शंस जो है वो उसके सब टॉपिक है कि उनके डेली रोजमर्रा का काम क्या है, वो मतलब उनका फंक्शन क्या है, कि वो कैसे काम करते हैं, बस यही डिफरेंस है रोल और फंक्शन में। हेडिंग डालिए, दो तरीके के डायग्राम्स बना दीजिए। रोल में देखो मैं बता रही हूँ, सेम चीज करना है। पहले डाल दो रोल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, पॉइंट वाइज लिख दो, 5 पॉइंट ये रोल है। अब डाल दो फंक्शन ऑफ दिस और ड्रॉप डाउन बॉक्स बना दो, और वही सेम चीज नीचे लिख दो, समझ गए। और बस खाली तरीका बदल दो प्रेजेंटेशन का, देखने में कॉपी अच्छी लगेगी, बात खत्म। 1 मिनट, और कोई सवाल है आपका? हम्म ओवरलैपिंग होगी ही होगी, मैं आपको क्या समझा रही हूँ, ओवरलैपिंग होगी। रोल अगर वो मतलब फंक्शन और रोल अलग अलग पूछा है तो अच्छा उत्तर वही है जो अलग अलग हेडिंग पड़ी हुई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। वहां पे समस्या ये आती है कि हमने अगर उसमें कीवर्ड डाल दिया पहले वाले सेकंड टाइम पे देखते हैं अलग दिखाने के लिए दोनों पार्ट के क्वेश्चन, तो फिर समस्या आती है। समस्या आएगी, आपको केवल स्टाइल चेंज करना है। अगर आप ऊपर टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज लिखे हो पहले पेज में, सेकंड पेज पे फंक्शन लिख रहे हो, तो फंक्शन को फंक्शन की तरह दिखा दो। ये देखो ना, ये है फंक्शन। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है इसी में फंक्शन करता है, पहले ये करेगा, इसके बाद ये फॉलो करेगा, इसके बाद ये फॉलो करेगा। कुछ तो अपना इनोवेटिव टेक्निक लगाना ही पड़ेगा। देखो 20 में से 15 सवाल बहुत बढ़िया आते हैं, जिनको लिखने में खुशी मिलती है। 5 सवाल को लिखने में नानी याद आती है, और उन्हीं 5 सवाल लिखने में ये टेक्निक काम आता है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। 20 में से 15 सवाल एकदम बढ़िया, मजा आ गया, इंट्रो याद आ गया, डाटा याद आ गया, सब कुछ। 5 सवाल जो अनसीन पैसेज की तरह हमारे सामने आते हैं, टाइम कम है और उसको लिखना ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना आप जान रहे डिजास्टर्स, लेकिन अगर लिख के कुछ आएंगे तो कुछ तो मार्क्स मिलेगा ही। तो वो 5 सवाल को टैकल करने की सारी टेक्निक मैं आपको समझाऊंगी। आपका क्या फोकस है, मतलब यूपीएससी या यूपीपीसी? इस बार मेंस दे रहे हो? अच्छा, आप दोनों लोग को मुझसे मिल लेना चाहिए अलग से। आपका भी मेंस है, और किसका मेंस है? अच्छा 24 का दिया था, कब आएगा रिजल्ट कुछ पता है? सबसे यही पूछती रहती हूँ मैं। तो आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, 3 लोग दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप लोगों ने ज्वाइन किया 24 में? ठीक है, तो आप कोई भी डाउट हो ना ऐसा, मिल लीजिए मुझसे थोड़ी देर के लिए बाहर, अलग से मिल लीजिए, क्योंकि ये लोग अभी थोड़ा प्रीलिम्स पे फोकस है। तो मैं आपको ये डिटेल से चीजें बता दूंगी, और आप लोगों के लिए ये मेंस की सारी क्लासेस जब प्रीलिम्स निकाल के आओगे तब चलेगा। उनसे अलग से क्यों मिल रहे, क्योंकि उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। ठीक है, बुरा मानने वाली बात नहीं है इसमें, समझे। प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तभी आगे की युद्ध रणनीति सिखा पाऊंगी मैं, नहीं तो मैं क्यों वेस्ट करूंगी बताओ। मैं अब भाई अपना सारा तीर कमान आपको दे दूं और अगर ना आपको कुछ नहीं, जंग लगा दोगे। और किसी को कुछ डाउट है? हिंदी के लिए अभी से पढ़ोगे क्या हिंदी? हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, हिंदी वाला बता लो। हिंदी के लिए सबसे पहली बात तो आपको जो, देखो 8 और 7 ये है हिंदी का रेशियो।
आप जान ही रहे होंगे 80 नंबर के जो हैं वो सब्जेक्टिव आते हैं और 70 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सामान्य हिंदी में 80 मार्क्स का जो आता है वो सब्जेक्टिव है। इसमें गद्यांश आएगा, पत्र आएगा, दो ही चीज है शायद, गद्यांश और पत्र। वही है रेखांकित अंशों की व्याख्या और शीर्षक सारांश, और पत्र लेखन है। 2 पत्र लिखने के लिए आएंगे। और आजकल अच्छा एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, अभी वेट करना 2 मिनट ना। पत्र में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, रूपरेखा, ठीक है, और उदाहरण। अगर इस चीज में आप लोग कंफ्यूज हैं, 10 के 10 मार्क्स चले जाएंगे। अगर पूछा गया है कि रूपरेखा बनाइए, तो ये वाला चलता है डॉट डॉट डॉट, महोदय, आभासा करके, कंटेंट नहीं डाला, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि फ्ला फ्ला, खत्म। लेकिन अगर आपसे उदाहरण पूछा गया है तो आपको केस सोचना है, उदाहरण बनाना है और तब लिखना है। आरओ में ये गलती होती है लोगों से। आप लोग आरओ दिए हो कभी? कोई आरओ टारगेट कर रहा है इसमें? आरओ दिया है? कब दिया था? कोई बात नहीं। देखो, तो मैं ये कह रही हूँ कि रूपरेखा, उदाहरण, पत्र में 4 चीजें करनी होती है। परिभाषा पत्र की याद होनी चाहिए, रूपरेखा, उदाहरण, और एक चीज तुलना, शासकीय अर्धशासकीय का तुलना, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश का तुलना। समझ रहे हैं? ये पत्र से रिलेटेड ये 4 चीज आप नोट्स बना लीजिए और इसको रट लीजिए। 20 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और गद्यांश तो आपका क्या सवाल था? मैं सवाल ही भूल गई, बताओ। हाँ, 1 मिनट। तो ये जो 70 नंबर है, 70 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो पीवाईक्यू से हो जाएंगे। पीवाईक्यू मतलब आजकल हिंदी का पूर्वावलोकन आ रहा है एक घटना चक्र, जो कि विलोम, पर्याय, मतलब जितने भी ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं उनका पूरा वो निकालते हैं। तो ये तो ज्यादातर ये 70 मार्क्स वाले पीवाईक्यू से आते हैं। बाकी या तो वासुदेव नंदन की एक किताब है, हरदेव भारी की किताब है, इन दोनों में से आपको जो फीजिबल लगे कोई एक किताब खरीद लीजिए। वासुदेव नंदन ज्यादा ठीक पड़ती है वैसे, उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां से ये वाला पोर्शन हो जाएगा। और ये 80 नंबर का जो है, 2 चीजें, ये सिर्फ प्रैक्टिस पे होगा। ये प्रैक्टिस। और कुमार सर की किताबें आप लोग जान ही रहे हैं, एस कुमार की। डीएस भारती का हमने पढ़ा नहीं है। हमने देखो एस कुमार को बहुत थॉरली पढ़ा है, समीक्षा अधिकारी में भी काम आया, मेंस उधर यूपी में भी काम आया। तो एस कुमार की किताब पत्र लेखन के लिए बेस्ट है। और पूर्वावलोकन वो तो अच्छा, उसके लिए भी, हिंदी के लिए कहीं से भी करिए, लेकिन ये प्रैक्टिस चारों चीजों की करनी पड़ेगी। हर पत्र की परिभाषा रट लीजिए। और एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, पत्र अगर लिखने के लिए आए, अगर आपके पास जगह है तो 2 लाइन डेफिनेशन लिख दीजिएगा पत्र की। समझ रहे हैं? अगर केस, हाँ, तो सीधा वो लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूछे कि कभी कभी पूछता है परिभाषा बताइए, रूपरेखा अगर रूपरेखा पूछा गया है तब तो डेफिनेशन जरूर लिखिए, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, बता रही हूँ। ठीक है? बाकी गद्यांश वगैरह भी थोड़ा स्पेशली उसमें कैसे लिखना होता है, 2-3 मार्क्स और मिल जाते हैं। समझे आप? एस कुमार की किताब से ये 80 नंबर का कवर होगा। घटना चक्र के पूर्वावलोकन से पीवाईक्यू से ये 70 नंबर कवर होगा। 150 कंप्लीट। और आपका क्या डाउट था मैम, आप बताइए। मैप बेस्ड क्वेश्चंस को मेंस में कि प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में मैपिंग करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, टॉपिक वाइज मैपिंग आपको करनी पड़ेगी। मैप बेस्ड सवाल कैसे? जैसे आपसे माउंटेन्स पूछे जा रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप 1 से 2 सवाल आते हैं, लेकिन मैपिंग आपको करनी पड़ेगी। मेन चीजों की मैपिंग करिए। जैसे स्ट्रेट्स पूछे जाते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट हो गया, वो सब, हॉर्मूज हो गया, जितने स्ट्रेट है, स्ट्रेट्स का बड़ा मैप रूम में मैप लगाया है, बड़ा वाला, उसमें पॉइंट आउट कर लीजिए कि कौन सा स्ट्रेट कहाँ पे है, कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, और एक पेज पे लिख भी लीजिए। तो ये एक्सरसाइज आप डेली करोगे तभी पॉसिबल है। हम्म, बिल्कुल कर सकते हैं, उसी से तो वैल्यू ऐड होगा। मेंस का तो पूरा खेल ही एग्जाम्पल्स का और नई नई इनिशिएटिव चीजें दिखाने का है ना? तो वो तो आपको काम आएगा ही। और किसी का कुछ डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी पूछ सकते हैं आप मुझसे। हाँ, कुछ भी नहीं। 2026 में जो न्यू कमर्स है, हाँ हाँ, उनको क्या गलतियां नहीं करनी
ऐसे तो देखो मेरे पास लिस्ट है कि क्या क्या नहीं करना है। कम सो, जंक फूड मत खाओ। तो ऐसे बोलो। सोशल मीडिया पे कम टाइम वेस्ट करो। गुड। नहीं तो देखो, अगर एज ए एस्पिरेंट आप पूछ रहे हैं, तो सबसे पहली गलती जो एस्पिरेंट्स करते हैं, इतना सिलेबस, इतना बुक इकट्ठा कर लेते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे, 4 लोगों की स्ट्रेटजी सुन लेंगे, इन भैया ने ये कहा, इन दीदी ने ये कहा, इन भैया ने ये कहा, बना लिया फर्रा। यही नहीं करना है, किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मैंने भी जितनी बातें बताई है, इसमें से जो अपने लिए सूटेबल लगे वो पिक कर लो। सब लोग कुछ कुछ अलग अलग चीजें पिक करेंगे, किसी को हिंदी वाला सही लगेगा वो हिंदी वाला पिक कर लेगा, किसी को एमआरपी ठीक लगेगा वो एमआरपी को पिक कर लेगा। जिसको जो अच्छा लगे वो चीज आप मेरी स्ट्रेटजी में से पिक करिए और अपने हिसाब से उसको ठीक करिए। बहुत पहली बात आप ये समझ लीजिए कि आपको अपना रिसोर्स बढ़ाना नहीं है, नहीं तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे और लूप में फंस जाओगे। पहली गलती यही है। दूसरी गलती यह है कि वेटेज के हिसाब से एनर्जी इन्वेस्ट करिए, एनर्जी वेस्ट मत करिए। जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसको उतना टाइम दीजिए। ठीक है, एनवायरमेंट के सवाल 8 से 10 पूछे जाते हैं, 2 महीना एनवायरमेंट नहीं पढ़ना है, एक पूरा अवलोकन एनवायरमेंट का लगा लीजिए, प्रीलिम्स कवर हो जाएगा। हिस्ट्री के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। मॉक जितना यहाँ कराया जा रहा है पर्याप्त है, यहाँ से जितना मॉक कराया जा रहा है वो पर्याप्त है, क्योंकि वो आपको देते हैं डेली बेसिस पे, कुछ कंटेंट देते हैं, उससे पढ़ के फिर मॉक लगाना होता है। तो मॉक लगाइए, जितना यहाँ दिया जा रहा है उतना पर्याप्त है, और फिर वो डिटेल में आपको आंसर भी देंगे, डिटेल में उसकी व्याख्या भी देंगे, उसको पढ़िए, उसमें चीजें हाईलाइट करके रखते जाइए। लास्ट में एक दिन में पूरा टेस्ट सीरीज वाला रिवाइज कर लीजिए। जब एमआरपी करना शुरू करोगे तो रिवीजन में क्या करोगे, एक बार में पूरा टेस्ट सीरीज का जितना अपना लगा के रखा है वो सब रिवाइज कर लिया, तो ये सभी काम आएगा आपको। ठीक है, और क्या कह रहे थे? हाँ, तो आपको क्या करना है, गलती नहीं करनी है। क्या? रिसोर्सेज बड़ा नहीं करना है, किसी कोई की भी स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, अपने हिसाब से करना है। वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करिए, किस चीज का कितना वेटेज है बस उतना ही एनर्जी और टाइम उसमें इन्वेस्ट करिए। ठीक है, मॉक लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब कुछ वहां याद नहीं आता है, सब गेम वहां एग्जाम में याद आने का है। कई बार एकदम ऐसा सवाल गलत हम लोग करके आते हैं जो हमें तो एकदम नींद में भी कोई पूछे तो हम बता देंगे, और वहां स्लिप हो गया। वो इसलिए क्योंकि हम रिवीजन नहीं किए ज्यादा, हमने मॉक ज्यादा नहीं लगाया। इसलिए एमआरपी याद रखिएगा, कुछ याद इस क्लास का रखिए या मत रखिए, एमआरपी इज मस्ट। ठीक है, और किसी का कुछ भी डाउट हो तो बताइए मुझे। आरओ के भी स्टूडेंट्स हैं सर क्लास में, तो आरओ के लिए तो एक अलग से ही बताना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी प्रीलिम्स दिया था आपने, तो अभी हो सकता है कि इस साल में आरओ की वैकेंसी आए, तो जो कैलेंडर आएगा उसमें आरओ का जिक्र हो सकता है। तो आरओ के प्रीलिम्स के लिए देखिए, जो जीएस यहाँ मैंने बताया 7 सब्जेक्ट्स करंट, ठीक है, सीसेट को हटा दो, और एमआरपी, ये 3 चीजें करनी है। इसके अलावा आरओ का जो जीएस का पेपर होता है उसमें थोड़ा एग्रीकल्चर के सवाल और ये जनगणना वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो आपको अलग से कवर करना पड़ेगा थोड़ा सा। जो कि परीक्षावाड़ी की एक पतली सी किताब आती है कृषि करके, उससे हो जाता है, और जनसांख्यिकी ये नगरीकरण करके एक किताब आती है परीक्षावाड़ी की पतली सी, उससे हो जाता है। आरओ के लिए स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। और दूसरा उसका पेपर जो ऑब्जेक्टिव हिंदी का है 60 क्वेश्चन का, वो भी पूरा पीवाईक्यू बेस्ड, 2 किताबें पढ़नी है, एक घटना चक्र की पीवाईक्यू, एक वासुदेव नंदन, बस। और जितना कोचिंग में मॉक लगाया जाएगा वो करना है। सिर्फ 3 चीजों से वो 60, मेरे उसमें 60 में 59 मार्क्स थे, और मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ। सिर्फ इसी एमआरपी की वजह से, और कुछ नहीं। कोई नया बहुत अच्छा काम नहीं किया मैंने, बस वही किया, अपने सोर्सेस कम रखे और उसी को बार बार मगअप किया मैंने, बस। तो वो इजिली हो जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मेरा 2 क्वेश्चन से इस बार भी रह गया, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। प्रीलिम्स में जीएस में रुका, सी सेट हो गया था, तो ठीक है। मतलब अगर आपके सिर्फ 1-2 मार्क्स से रुक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बस आपका रिवीजन में थोड़ा सा कमी है। ठीक है, ये जितना मैंने बताया 7 सब्जेक्ट्स करंट, इतना सब करके जाते हो? ये क्रॉनिकल आपने किया, आई दृष्टि की, कोचिंग के नोट्स करंट अफेयर वाले किए? अच्छा, जीएस के सारे सब्जेक्ट किए? पूर्वावलोकन भी सारे लगाए थे? अच्छा,
कंप्लीट हो गया है बैच, बस खाली ये प्रॉब्लम है आपको। आप फिर यही करिए सिर्फ कि इस बार केवल पूर्वावलोकन लगाइए और मॉक दीजिए, ये 2 चीज़ें। और जो मैंने मिसलेनियस में यहाँ बताया था, इस बार केवल वो करके चले जाओ, और जो सोशियो इकोनॉमिक वाली घटना चक्र है, इस बार उसको करके चले जाओ। सोशियो इकोनॉमिक की घटना चक्र है ना, सामाजिक आर्थिक विकास, इस बार वो कर लो। मिसलेनियस की जो 3 टॉपिक मैंने बताए थे, ये कर लो, 100% हो जाएगा इस बार। मैम जैसे आपने बताया अभी नेक्स्ट उसमें 1.5 महीने में जैसे एथिक्स करना है, तो मेरा एथिक्स तो हुआ है। हुआ है, तो आप 5 और 6 में से कोई एक पेपर कर लो। 5 भी हुआ है, 6 करना है और 6 करना है ना, तो आप, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने 4 कर लिया है, 5 कर लिया है प्रीलिम्स के पहले, तो आप इन सब से आगे हो फिलहाल। आप सिर्फ पेपर 6 कर लो इस 1.5 महीने में और अपना ये करो, लेकिन मार्च से फिर लग जाना प्रीलिम्स में, ठीक है? और कोई डाउट किसी को? हाँ बताओ, बैठ के बात करो, बैठ के बताओ। अभी फाउंडेशन स्टार्ट किया। आपको क्या करना है, केवल जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका थॉरली नोट्स बनाना है और उस नोट्स को वीकली रिवाइज करते रहना है, ठीक है? इसके अलावा आपको एनसीईआरटीज कंप्लीट करनी है, अगर आपने अभी तुरंत ही स्टार्ट किया है तो, ठीक है? और प्लस आपके लिए न्यूज़पेपर काम करेगा, क्योंकि आप हो एकदम बैकग्राउंड एकदम उस पे फाउंडेशन बैच पे, तो आप डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ो, कम से कम 1 घंटा, ठीक है? इस स्टेज में देखिए न्यूज़पेपर काम करता है। पुराने चावल हो जाते हैं फिर न्यूज़पेपर कोई काम नहीं करता है, मैं सच बता रही हूँ एकदम। इस स्टेज पे न्यूज़पेपर बहुत अच्छा काम करेगा। न्यूज़पेपर कोचिंग का एकदम अच्छे से जो क्लास हो रहा है उसको अटेंड करिए, उसका नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए। और तीसरा एनसीईआरटी, ये 3 चीजें आप फाउंडेशन बैच में करिए, फिर बेस बन जाएगा आपका। और किसी का कोई सवाल? अरे हमसे बात करो। मैम एथिक्स एंड एप्टीट्यूड को अच्छे से कैसे तैयार करें, क्योंकि पढ़ाते तो वो भी पढ़ा देते हैं जो जिनका बैकग्राउंड एथिक्स का नहीं होता है। अरे टीचर का बैकग्राउंड चेक करके क्या करोगे? अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है, एनालिसिस करके आपको क्रिस्प चीजें दे रहा है, तो उसके बैकग्राउंड से क्या मतलब है? मेरा बैकग्राउंड एथिक्स का नहीं है, मैंने पीएचडी नहीं की है, पर मैं पढ़ा सकती हूँ एथिक्स, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। हमें एथिक्स में पीएचडी थोड़ी करनी है, हमें एथिक्स में बस 110 मार्क्स ले आने हैं। प्रॉब्लम होती है, मैं बता रही हूँ। एथिक्स के 2 बेस हैं, 2 पिलर हैं, डेफिनेशन, एग्जाम्पल। बस जितने भी उसमें टर्म्स लिखे हैं, टर्म्स के अंदर के टर्म्स, बिटवीन द टर्म्स जो जितनी चीजें, उन टर्म्स को लिखिए, उन सब का 3-3 4-4 लाइन का अपने लैंग्वेज में, लेक्सिकन वाली घिसी पिटी लैंग्वेज वाली डेफिनेशन नहीं, अपने लैंग्वेज में अपनी डेफिनेशन लिखिए और सबसे रिलेटेड 3-3 4-4 एग्जाम्पल ढूंढ ढूंढ के लिखिए। और आजकल एक और ट्रेंड है, मैं मेंस वालों को बताना चाहती हूँ, भाई एग्जाम्पल की भरमार है मार्केट में, और सब लोग वही घिसा पिटा 4-5 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, और इसी वजह से इस बार एथिक्स में मार्किंग बहुत टाइट हो रही है। बहुत बढ़िया, लेकिन ये मैं अभी इस स्टेज से कह नहीं सकती। बाकी आप जो आप समझ रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, आप जो समझ रहे हो अच्छा समझ रहे हो, पर मैं उसको यहाँ से एग्री नहीं करूंगी, ठीक है? तो एक चीज याद रखिए कि लाइव एग्जाम्पल लिखना सीखिए, लाइव एग्जाम्पल। जो अब खेहर हो गए, 3-4 नाम और आईएएस के, सुब्रमण्यम हो गए, शास्त्री जी हो गए, गांधी जी हो गए, घिसा पिटा एग्जाम्पल जा रहा है। वो लोग मैं बता तो रही हूँ, बात हुई थी हमारी, कॉपी चेक कर रहे हैं, सब में एक ही एग्जाम्पल, हाईएस्ट मार्क्स 90 दिए हैं। पिछली बार 6 डुबाया था, इस बार 4 डुबाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और उसका रीजन सिर्फ ये है कि हम लोग घिसा पिटा एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। आप लोग इस बार इनोवेटिव करिएगा, ठीक है? इस बार आपको एग्जाम्पल्स घिसे पिटे वाले नहीं लिखने हैं, लाइव एग्जाम्पल लिखिए, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल निकाल के लिखिए, ठीक है? खुद को ही कोट करके लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एथिक्स ना एंड उसका एकदम ओपन एंडेड है, वो अपने आप को कोट कर दीजिए कि एक बार मैं इस सिचुएशन में था, तो मैंने देखा कि सिस्टम के एक इंसान ने ये काम किया, तो वहां से ये चीज मेरे दिमाग में रह गई। मतलब आप समझ रहे हैं, करप्शन का ही कोई चीज है, आप अपने आप को कोट करिए, वंस आई वॉज देयर इन दैट कंडीशन, समझ रहे हैं? 1-2 कोटेशंस आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बाकी एथिक्स को टैकल करने के कुछ तरीके हैं, 2-4 दोहे संस्कृत संस्कृत के ऐसे रट डालिए और उसको किसी भी तरह कहीं भी घुसाइए, और 2 लाइन संस्कृत लिख के आइए, समझ रहे हैं? 2 लाइन संस्कृत लिख के आइए, गीता के 3-4 दोहे रट ली, एक हम ही आपको बता रहे हैं। दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है,
दुखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। इसका मतलब क्या है कि जो इंसान दुख में न दुखी हो, सुख में न सुखी हो, जो राग भय क्रोध तीनों से मुक्त हो, वही असली सन्यासी है। और आजकल के एडमिनिस्ट्रेटर से यही उम्मीद की जाती है कि वो सन्यासी ही रहे अंदर से। बहुत ज़्यादा प्रेशर आए तो प्रेशराइज ना हो जाए, बहुत ज़्यादा रिलैक्स ना हो जाए कि सारे काम खत्म हो गए। जिसको ज़्यादा क्रोध ना आए, है ना, और जो बहुत ज़्यादा भयभीत भी ना हो पॉलिटिकल लीडर से कि काम ही ना कर पाए। तो इसको तो आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं आप बताइए? एथिक्स के किसी भी पेपर में कोट कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी पूछी गई कर दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई कर दीजिए कोट। ऐसे ही 2-3 और याद कर लीजिए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, मैं बता देती, सच में बता रही हूँ, ये ट्रिक्स है। 2-3 संस्कृत के कोट याद कर लीजिए, भागवत गीता का एकदम ऐसे ही अध्याय 2 श्लोक 56वां इस तरीके से कोट करके लिखिए। समझ रहे हैं? बाकी बहुत सारे कल्याणकारी सोशल वेलफेयर पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको कोट्स मिल ही जाएंगे। और एक चीज ये भी है कि मुझे कंफ्यूजन था कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ तो मैं संस्कृत कैसे लिखूं। लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, संस्कृत लैंग्वेज लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? लास्ट में इस बार आप संस्कृत के 2-3 कोट्स रट के जाइए और वहां पे उसको कोट करिए, फायदा मिलेगा। बाकी इथिक्स का आप लोग जान ही रहे हैं, खूब डायग्राम, खूब फ्लो चार्ट बनाना है, प्रेजेंटेबल बनाना है कॉपी को, बस। हाँ, अभी हम मिलते हैं मैं आपसे। हाँ, और बताइए आप लोग फाउंडेशन बैच वाले, प्रीलिम्स टारगेट क्या डाउट है? क्या लग रहा है, प्रीलिम्स हो जाएगा? नहीं, इतने आवाज से कुछ होगा हमको तो नहीं लग रहा है। हो जाएगा प्रीलिम्स, सच बताओ, किसी को लग रहा है कि उसका प्रीलिम्स नहीं हो सकता तो मुझसे खुल के पूछो। आप लोगों को रिसोर्सेज यूटिलाइज करना नहीं आता है। कुछ भी पूछो, ये मत सोचो ये बगल वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो बगल वाला सेलेक्ट होके चला जाएगा, रोते रह जाओगे। समझे ना? कुछ मत सोचो, बस जो मन में आ रहा है पूछो। मैं डाउट क्लियर करने के लिए, इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया था। हाँ बताइए। अरे यार अभी तो बताया, अभी तो बताया। देखो, एज एस्पिरेंट बताऊंगी, जीवन का ज्ञान थोड़ी दूंगी मैं। ज्ञान एस्पिरेंट्स की तरह यही है कि आप रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखिए हर हाल में। आपको रिसोर्सेज अपने बढ़ाने नहीं है, नहीं तो नहीं रिवाइज कर पाओगे। ये बहुत रियल चैलेंज है। एक लाइन में बोल देने में आसान लग रहा है, पर रिसोर्सेज लिमिटेड रखना बहुत रियल चैलेंज है। वो सब लोग नहीं कर पाते। इतना दिमाग ऐसे काम करता है ना, मार्केट में जाते हैं, कोई हमें 10 पेज का छोटा सा वो मिल जाता है नोट्स कि अरे इसमें तो पूरी ज्योग्राफी 10 पेज में है। हमारा मन करता है अरे वाह, आज ही इसको रात तक हम खत्म कर डालेंगे, ज्योग्राफी खत्म। ऐसे करते 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 पाइलअप हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। किसी शॉर्टकट नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। टेलीग्राम पे तो बाढ़ आई हुई है नोट्स की, उसके चक्कर में मत पड़ना। टेलीग्राम को केवल आयोग के इनसाइडर न्यूज के लिए इस्तेमाल करना, बस उतने में ही मजा आता है टेलीग्राम का। ये समझ लेना। वहाँ छोटी छोटी दुकानें खुली हैं 499 599 वाली, उन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, जितना इंस्टीट्यूट दे रहा है इतना पर्याप्त है। इससे ज्यादा आपको किसी और प्लेटफॉर्म के किसी सोर्स की जरूरत नहीं है। यहाँ मैंने जितनी किताबें बताई ऑथेंटिक बताई, घटना चक्र हो गया, परीक्षावाड़ी हो गया, ये सब इंस्टीट्यूट की किताबें थोड़ी हैं। ये सब एकदम स्टैब्लिश्ड किताबें हैं कि इन सब से यूपी पीसीएस निकलता ही निकलता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। बाकी बस अपने कोचिंग के नोट्स पे, अपने कोचिंग के मटेरियल कंटेंट और जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं इन सब पे भरोसा रखिए, मेहनत करिए, स्टैंडर्ड किताबें पढ़िए, बस। सबसे बड़ा चैलेंज है रिसोर्सेज को कम रखना। ये आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, 1 साल बाद जब अपना कमरा ऐसे मुड़ के देखोगे और सोचोगे कि कबाड़ी वाले को बुला के आधी किताबें बेच दें, तब समझ में आएगा कि हाँ सही कह रही थी। हम लोग हर साल किताब बेचते थे, हर साल, सच में। आज एक एक बोरा भर की किताब बेचते थे, क्योंकि हर साल हम लोग खरीद लेते थे। इमोशनल बच्चे, गए मार्केट में, मिले इतना बढ़िया बढ़िया नोट्स, खरीद लेने का मन करता था, खरीद लिए। आप लोग को ये नहीं करना है, ठीक है? दूसरी चीज वही देखो, वेटेज के हिसाब से पढ़ना है, वाइजली पढ़ना है, कि कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। जितना जिसका वेटेज है उसको उस हिसाब से पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 घंटा मैंने बताया, तो अभी 1.5 महीने आपके पास समय है कि आप 3 घंटे मेंस पढ़ सकते हैं, तो पढ़िए, मेंस को इग्नोर मत करिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेंटली हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के अलावा अभी 1 साल तक, अभी 1 साल पढ़ाई के अलावा कोई और टेंशन मत लो लाइफ में। ये थोड़ा पढ़ाई से इतर बात कर रही हूँ मैं। सिर्फ 1 साल अपने करियर को दे दो, इसके बाद खूब जिंदगी भर की टेंशन लेना, लेकिन अभी 1 साल कुछ मत करो सिवाय पढ़ाई के।
कुछ भी मत करो, घर वालों को फ़ोन उठाना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सिवाय पढ़ाई के। कर दिए? कह रहा है वो तो कर ही दिए। पैसा भी नहीं लेना है। इसीलिए 2-3 दिन में एक बार बात कर लेनी है। और कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये तो इंटरव्यू वाला सवाल है। इंटरव्यू में भी यही पूछते हैं, क्या भाई फंसा दिए तुम तो। नहीं, दोबारा एग्जाम इसलिए दिया क्योंकि सबकी एज एस्पिरेंट चाह होती है कि मेरे रैंक्स और ऊपर जाए, मैं और के ऊपर के पोस्ट लेके आऊँ। नहीं, डिप्टी जेलर मिला है ना मुझे, आपको ये नहीं पता? वो डिप्टी जेलर की लिस्ट के रैंक 18 है, ओवरऑल रैंक 18 नहीं है बाबू, उसी के लिए तो दोबारा लगे हैं। डिप्टी जेलर की जो लिस्ट है उसमें मेरी रैंक 18 है। मेरे पेपर 6 में मार्क्स बहुत बेकार तरीके से कम थे, मतलब हर पेपर में 100 के अराउंड है, 95 प्लस 100 के अराउंड। पेपर 6 में मेरे 56 मार्क्स थे, तो इस वजह से वो मेरा पेपर पूरा ही खत्म कर गया, बस किसी तरह सेलेक्ट हो गए। लेकिन अब देखो इस बार क्या होता है। और मेंस के पीवाईक्यू वो आप बाद में लिखिएगा, प्रीलिम्स के बाद लिखिएगा। प्री प्लस मेंस पढ़ने के लिए मैंने आपको अभी क्या कहा, 1.5 महीने में आपको इथिक्स खत्म करना है, और इथिक्स जैसे मैंने उनको बताया। हाँ, तो डेली आंसर राइटिंग अगर एक क्वेश्चन लिख सकते हो तो लिख लो, अगर टाइम निकाल सकते हो तो बिल्कुल लिख लो, वो अच्छा है। बाकी जो क्लास में चल रहा है, जैसे अभी आईआर चल रहा है, इसके नोट्स एकदम थॉरली बनाइए, ये मेंस में काम आएगा, और ये सबसे ज्यादा आपको जो काम आएगा वो आपकी क्लास के नोट्स ही काम आएंगे, क्योंकि वो आपने अपने हैंड राइटिंग में लिखा है और समझ के लिखा है, तो वो बस एक रिवीजन में आपके दिमाग में चला जाता है। तो इसीलिए कोचिंग के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और किसी का कोई डाउट? डाउट है कोई? आप ही से पूछ रही हो? हाँ हाँ। अच्छा। नहीं, ये तो लाइफ एडवाइस है, ये मैं कैसे दूं एक लाइन में, लेकिन ये अब आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। मैं ये कहूंगी कि कोई चीज़ छोड़ के किसी चीज़ को कम्प्लीटली नहीं करनी चाहिए, बहुत रिस्क हो जाता है। तो ठीक है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, हम लोग भी तो जॉब के साथ पढ़ ही रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। एडवोकेट प्रैक्टिस है तो थोड़ा वहाँ टाइम कम भी देंगे, शुरुआत के 1 साल में तो चल जाएगा, ऐसा तो है नहीं वहाँ नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा कम टाइम दे के इधर 1 साल थोड़ा ज़्यादा दे लीजिए, सही रहेगा ये। जी। हम्म। नहीं, वो आपको डिटेल व्याख्या तो मिलेगी ना आंसर के साथ, आंसर के साथ कि इसका बी या सी सही है, और उसके बाद उसका डिटेल मिलेगा 5-6 लाइन में कि इस क्वेश्चन का डिटेल क्या। उस डिटेल क्वेश्चन पेपर फेंक देना है, क्वेश्चन पेपर नहीं रखना है। जो व्याख्या मिलती है ना टेस्ट सीरीज के बाद, एक्सप्लेनेशन, उसको रखना है, उसको एक बार पढ़ना है, उसको हाईलाइट करना है, आपके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करके वो रखते जाइए, लास्ट में उसको रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको तो स्टार लगा के रखोगे, इसको 2-3 बार पढ़ना है। और अब निकल जाएगा प्रीलिम्स। देखो इतनी देर से देखते देखते सबके चेहरे मुझे याद हो गए, और अब प्रीलिम्स के बाद जब मैं इस क्लास में आऊंगी तो मुझे सारे चेहरे मेंस के लिए दिखने चाहिए, नहीं तो फिर इतनी देर बताने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि कोई भी डाउट हो, कुछ भी मेरी स्ट्रेटेजी में आपको लग रहा है कि कोई आपको डाउट है, आप पूछिए मुझसे, कुछ भी, कोई सब्जेक्ट में। हाँ, रिवीजन का देखो पैटर्न ये है कि आपको एक सब्जेक्ट उठाना है, उसका एक टाइम स्पैम बनाना है, कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप 5 दिन में पूरी हिस्ट्री एंशियंट मिडिवल मॉडर्न रिवाइज कर लोगे, 5 दिन में रिवाइज करो, उसी टाइम पे उसको हटा के पॉलिटी लगा लो, टाइम स्पैन बना लो। पॉलिटी 3 दिन में रिवाइज हो जाती है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, 3 दिन में कर लो। उसके बाद कुछ छोटा सा उठा लो, इन्वायरमेंट 2 दिन में इन्वायरमेंट रिवाइज हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी उठा लो, लंबा चंक है, 5 दिन दे दो, वो रिवाइज हो जाएगा। ये सब करने के बाद वापस हिस्ट्री पे आ जाओ, और ऐसे अपना एक एक पेज पे ये बना के चिपका लो अपने पेज, उस पे टेबल के सामने। हिस्ट्री किया, टिक कर दिया, दोबारा हिस्ट्री किया, 2 टिक कर दिया। 3 रिवीजन अगर आप कर लोगे और लगातार मॉक के साथ एमआरपी के सर्कल में अगर आप 2-3 बार भी घूम गए
तो आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं बचता है। ठीक है, कोई और डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? प्रीलिम्स हर हाल में होना चाहिए। अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो आप जान रहे हो उसके रिपरकशंस खराब हैं। 1 साल पीछे चले जाओगे, मेंस लिखने को नहीं मिलेगा। धीरे 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 2-3 बार अगर पीछे हो गए, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फ्रस्ट्रेशन आपकी एनर्जी को खत्म कर देती है, फिर आप उतना पढ़ने के लायक बचते नहीं हो। तो उस दौर तक मत जाओ। मैं बस इसलिए डरा रही हूँ कि डरना जरूरी है। एकदम आराम आराम से पढ़ोगे, सोचोगे अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो फिर लूप में फंस जाओगे। यही टाइम है, खूब मेहनत करिए, जी जान लगा के 1 साल में नौकरी लेके विद्यार्थी जीवन